बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, सो एक मिनट स्टार्ट। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक क्या क्या है तो हम देख लेते हैं। तो रिसर्च नेक्सस आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है आई गेस। तो आज की लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, हाउ टू कैलकुलेट द सैम्पल साइज एंड हाउ टू डिजाइन अ क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे पहले जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि किस तरह सैम्पल्स लिखी जाती है, उसमें इंट्रोडक्शन, ऑपरेशनल डेफिनेशन, वेरिएबल्स और इन तमाम चीज़ों पर हमने बात की थी। ठीक है, रैशनल वगैरह। तो अब से कुछ और पार्ट्स भी होते हैं, उसमें हमें सैम्पलिंग टेक्निक डिसाइड करनी होती है। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हम पढ़ने जा रहे हैं दरअसल ये सैम्पलिंग टेक्निक होगी, और फिर सैम्पलिंग टेक्निक के बाद हमें सैम्पल साइज डिफाइन करना पड़ता है, और फिर एक क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन उसमें वो क्वेश्चन होते हैं जो भी आप किसी भी अपने सैंपल से जाके इंटरव्यू लेते हैं, उससे मालूमात या फिर इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, तो उसके हवाले से कुछ क्वेश्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। अब अगर हम देखें कि सैम्पलिंग टेक्निक्स हमारे पास स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें सैम्पल टेक्निक्स पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज सैम्पल, ठीक है, एंड व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होता है। तो इससे पहले पॉपुलेशन को देखें, तो पॉपुलेशन सिंपल क्या चीज़ है, द ग्रुप फ्रॉम विच अ सैंपल इज ड्रोन। आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो सपोज करें कि आप अपनी रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं जिन हॉस्पिटल के अंदर, सिविल हॉस्पिटल के अंदर, या अब्बासी शहीद के अंदर, या आगा खान के अंदर। तो एट ए टाइम उस हॉस्पिटल में जितने लोग मौजूद हैं, या इवन कि अगर आप पूरी कराची में रिसर्च कर रहे हैं, तो पूरे कराची में उस वक्त जितने लोग मौजूद हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट विल बी कॉल्ड योर पॉपुलेशन। ठीक है, और उस पॉपुलेशन में जाहिर सी बात है हम हर एक पर्सन को तो नहीं पकड़ सकते, हर एक का इंटरव्यू नहीं ले सकते। ठीक है, तो उस पॉपुलेशन से जो हिस्सा रिसर्च में हिस्सा लेता है, यानी वो लोग जो रिसर्च में शामिल होते हैं, जो इंटरव्यू देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको हम सैंपल कहते हैं। ठीक है, वो लोग सैंपल इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स सेलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है, पॉपुलेशन है बहुत बड़ी सी, उसमें से चंद लोगों को हमने सेलेक्ट कर लिया जिनसे हम इंटरव्यू लेंगे और इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, तो ये हमारा सैंपल कहलाएगा। ठीक है, इस पॉपुलेशन से हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया। इट इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल जो है पॉपुलेशन की सबसेट होती है, उसी में से हम निकालते हैं। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पॉपुलेशन वो जहाँ पर जिस जगह पे हम रिसर्च कर रहे हो वहाँ के लोग को हम पॉपुलेशन कहते हैं। उन लोगों में से जो लोग रिसर्च में हिस्सा लेते हैं या जिनसे हम आई गेस क्लियर है सब कुछ। सर आपकी आवाज बीच में से बार-बार कट रही है और आप म्यूट भी हो रहे हैं सर, सही से समझ नहीं आ रहा। ओके, अभी आवाज क्लियर है? यस सर, अभी क्लियर है, लेकिन बीच-बीच में से रुक रही है आवाज आपकी। अच्छा, एक मिनट। चलिए, होप सो अब नहीं होगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल क्लियर आ रही है ना? यस सर। तो अभी हम अपने सैम्पलिंग पे थे, तो हम आ जाते हैं अपने सैम्पलिंग पे। तो सैम्पलिंग इज अ मेथड दैट अलाउज रिसर्चर टू इन्फर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पॉपुलेशन। ये एक मेथड है जिससे हम जो रिसर्चर्स यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बेस्ड ऑन रिजल्ट फ्रॉम द सैंपल। ब्रॉडली सैम्पलिंग इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अच्छा, सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग द सैंपल्स, यही है इसको हम सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हमारे पास मौजूद होती हैं, एक कहलाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है कि सैम्पलिंग जो भी रिसर्च आप कर रहे हैं, आप तकरीबन माशाल्लाह से 90 to 95 स्टूडेंट हमारे पास मौजूद हैं और तकरीबन 26 से 25 ग्रुप्स हैं। तो हर ग्रुप का अपना अपना एक रिसर्च टॉपिक है, उसमें वो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। तो हर रिसर्च जो भी रिसर्च हमारे रिसर्च हैं, तो उनमें हर रिसर्च में अलग अलग सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की जाएगी, जो कि हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के अंदर।
और वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की रिसर्च कर रहे हैं और किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, उसकी नौइयत क्या है और उसके क्या फीचर्स है। उस फीचर्स को डिपेंड करते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक अपनानी चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरी मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन हैज बीइंग सेलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होता है कि इसमें 50-50% चांस होता है। यानी सपोज करें आप एक हॉस्पिटल में और वहाँ पर आप गए इंटरव्यू लेने पेशेंट्स का, तो अभी आपके जहन में कुछ भी नहीं है, आप जाएंगे और रैंडमली किसी को भी पकड़ लेंगे, तो इसमें चांसेस हैं कि 50-50% चांसेस में कोई मतलब किसी को आप किसी से इंटरव्यू ले लेंगे और किसी से इंटरव्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हर पर्सन का इक्वल चांस होता है कि वो रिसर्च में दाखिल हो सके। तो पहले से आप कुछ भी डिसाइड नहीं करते कि मुझे किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना, तो ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। ये रैंडमली आप चूज करते हैं, इसलिए 50-50% चांस होता है किसी भी सैंपल का रिसर्च में दाखिल होने का, ठीक है। यानी सपोज कि आप मार्केट जाते हैं कुछ शॉपिंग करने या फिर फ्रूट्स वगैरह लेने, तो आप कुछ डिसाइड करके नहीं जाते कि मैंने इस स्पेसिफिक दुकान से जाके लेना है। वहाँ बहुत सारी दुकान है, इक्वल चांस है किसी भी दुकान में जाके ले सकते हैं अपना सामान। तो आपको जो पसंद आता है, पसंद आने से मुराद ये कि बस जहाँ आपको थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं आप वहाँ से जाके सामान ले लेते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी है, इसमें 50-50% चांस होता है कि आप किसी को भी अपने रिसर्च में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ये क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स नॉन रैंडम सिलेक्शन। इसमें नॉन रैंडम सिलेक्शन होती है, इसमें आप खुद अपनी मर्जी से पहले से डिसाइड करते हैं कि भाई मैंने इन्हीं लोगों को सिलेक्ट करना है, इसके अलावा किसी को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होता है। समझ में? नॉन प्रोबेबिलिटी में ये होता है, प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि आप रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी में आप बायस्ड होते हैं और नॉन रैंडम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि अपनी मर्जी से जाकर पहले से सोच के जाते हैं कि मुझे इसी पर्सन को अपने रिसर्च के अंदर दाखिल करना है। तो आई गेस क्लियर हो गया ना। ये हमारे पास अब जगह देखें टाइप्स होती हैं प्रोबेबिलिटी की और नॉन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सैंपल इसमें सिंपल रैंडम स्ट्रैटिफाइड क्लस्टर स्टेज सिस्टमिक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी में कोटा स्नोबॉल कन्वीनियंस एंड जजमेंटल, ये हम सारे तरीके के देखेंगे, ठीक है। तो इस स्लाइड मैंने वैसे बनाई है, तो आपको हम एक एक करके समझाते हैं कि प्रोबेबिलिटी के टाइप्स के किस तरह हम करते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से टाइप्स हैं उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? सिंपल नाम से पता चल रहा है, a sampling technique where each member of the population has an equal chance of being selected for the sample। ये सिंपल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। जब आप हॉस्पिटल गए, ठीक है, और देखिए आपकी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है कि हमें बहुत सारे लोग थे, आपने जो है बस जो आपने गए और रैंडमली सबको पकड़ा और पकड़ के इंटरव्यू कर लिया। कोई भी आपकी इंटेंशन नहीं थी कि कौन बूढ़ा है, कौन छोटा है, कौन जवान है, कोई काला है, कोई गोरा है, ठीक है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन, ये सब कुछ भी नहीं था। ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जाता है, ठीक है। आपने बस रैंडमली लोगों को पकड़ा और इंटरव्यू कर लिया। आपकी रिसर्च, ऐसी रिसर्च की सैम्पलिंग आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। तो ऐसी सैम्पलिंग अमूमन जो है वो कैसे होता है कि सपोज करें किसी को आपने पर्सपेक्टिव पूछने किसी हवाले से, जैसे मेडिकल स्टूडेंट हैं उनका पर्सपेक्टिव पूछ रहे हैं कि मल्टीमीडिया लेक्चर्स के हवाले से आपका पर्सपेक्टिव क्या है, तो आप किसी को भी पकड़ के उससे बस इंटरव्यू ले लेंगे। आप उससे नहीं पूछेंगे आप कौन से ईयर के हैं, या फिर पूछेंगे भी तो आप ये नहीं करेंगे कि मुझे सिर्फ 50 ईयर से ही पूछना है या 30 से ही पूछना है। आपको बस जो मेडिकल स्टूडेंट मिलेगा आप सबसे इंटरव्यू कर लेंगे, मतलब जो आपके हत्थे लगा आपने उसके इंटरव्यू कर लिया। तो दिस ऑल अबाउट द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इसमें कोई भी आप पहले से प्री डिफाइंड चीज़ें नहीं होती। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है? डिवाइडिंग द पॉपुलेशन, मतलब आप जहाँ पर अपना सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं उसको आप ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ऑलरेडी। कैसे? डिवाइडिंग पॉपुलेशन इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, आपने पढ़ा होगा ना, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार और स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम वगैरह। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स। तो आप करते क्या है कि अपने सैंपल को लेयर्स में या फिर ग्रुप्स में तकसीम कर देते हैं, ठीक है। एंड देन रैंडमली सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटम इन प्रोपोर्शन टू देयर रिप्रेजेंटेशन इन द पॉपुलेशन। मतलब ये हुआ, सपोज करें कि आपको बस एक तस्वीर दिख रही है यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की। यहाँ पर हमने ये देखें, ये पहला वाला बॉक्स है, सपोज करें ये पॉपुलेशन की, ठीक है। उसमें ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल मौजूद थे। अब मैंने क्या किया, सर्कल को एक तरफ कर लिया, ट्राइंगल को एक तरफ कर लिया और स्क्वायर को एक तरफ कर लिया। मैंने यहाँ पे स्ट्रेटा बांट दिया। स्ट्रेटा बांटने के बाद मैंने एक हर ग्रुप या फिर हर स्ट्रेटा से कुछ कुछ सैंपल्स ले लिए। सपोज करें स्क्वायर से भी कुछ सैंपल्स ले लिए, रैंडम लिए, लेकिन फिर जाके कुछ सेलेक्ट नहीं किया। पहले मैंने स्क्वायर को अलग किया, फिर उससे रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने सर्कल को अलग किया, उससे रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने ट्राइंगल अलग किया और उसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो सकती है कि सपोज करें
अब जो है आपको आपकी ऐसी रिसर्च है जिसमें आपने एज फैक्टर डाला हुआ है कि मुझे जो रिसर्च करनी है वो रिसर्च करनी है 20 साल से लेके 30 साल के लोगों के दरमियान, ठीक है। तो आप पता क्या करेंगे इसके लिए, इसको मजीद अच्छा करने के लिए अब इसमें स्ट्रेटा बांट देंगे। एक वो ग्रुप होगा जिसमें 30 साल से 23 साल के लोग होंगे, फिर एक वो ग्रुप होगा जिसमें 24 से 27 साल के लोग होंगे, फिर वो एक ग्रुप वो होगा जिसमें 28 से 30 साल के ग्रुप होंगे। इस तरह से आपने 3 कैटेगरीज बांट दी। तो फिर आप जब अपने कैटेगरीज बांटनी, तो फिर आप क्या करेंगे कि 20 से 23 साल के दरमियान से कुछ डेटा ले लेंगे, ठीक है, 23 से 27 के दरमियान से कुछ डेटा ले लेंगे, और इस तरह से 28 से 30 के दरमियान से कुछ कुछ डेटा आप कलेक्ट कर लेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है, ऐसी रिसर्चेज जिसके अंदर आप स्ट्रेटा बांट रहे होते हैं, तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको बिल्कुल सेम नंबर ऑफ सैंपल मिलता है हर स्ट्रेटा से, ठीक है। तो सपोज करें आपने स्ट्रेटा नहीं बांटा और आपने रिसर्च की 20 से 30 के दरमियान में, और आपको जो डेटा मिला है आपका वो ज़्यादातर मिल गया 21 से 22 के दरमियान में, ठीक है। आपने सपोज करें आपके सैंपल साइज 100 का था, तो 100 लोगों का इंटरव्यू लेना था, और आपने एक एज ग्रुप डिसाइड की थी 10 से 30, यानी कि 20 से 30 साल के दरमियान में मैं डेटा कलेक्ट करूँगा, और आपने कहा कि मुझे सिर्फ 100 लोग चाहिए, ठीक है। तो वो 100 लोग को जब आप डेटा लेने गए, तो हुआ क्या कि 100 में से 50 लोग वो निकल आए जिनकी उम्र 21-22 साल थी, और बकिया जो 50 थे उनकी उम्र जो है वो बकिया एजेस में चली गई। तो इससे ये बायस्ड हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा आपका सैंपल, जब आपने सैंपल कलेक्ट किया ये खराब हो गया, तो फिर ये इस तरह से सर्च नहीं हो पाएगी। आपने करना है कि जब आपने 3 स्ट्रेटा बांटी हैं, 20 से 23, 24 से 27 और 28 से 29, तो उनमें से करना है क्या कि 33 सैंपल आप उठाएंगे 20 से 23 के दरमियान से, ठीक है। फिर 33 सैंपल उठाएंगे आप 23 से 24 से 27, देन 28 से 30 आप 33 सैंपल उठाएंगे। इस तरह से आपके 99 या 100 सैंपल्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका यही फायदा होता है ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का। अच्छा, ये सिर्फ एज से रिलेटेड नहीं है, इससे आप कुछ भी चीज़ आप डाल सकते हैं, जैसे एथनिसिटी, ठीक है। सपोज करें आपने, या सेक्स आप बांट दें, इसके अलावा आप स्किन कलर्स के हिसाब से बांट दें, ठीक है। अच्छा, अगर मेडिकल स्टूडेंट से कर रहे हैं तो आप सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, थर्ड ईयर इस तरह से बांट दें। तो जब आपके पास आपको दिख रहा होता है कि रिसर्च के अंदर डिफरेंट वेरिएशन मौजूद हैं, तो उन वेरिएशंस को फिर आप स्ट्रेटा में तकसीम कर लें। इससे क्या होता है कि आपके जब सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें कोई एक चीज़ ज़्यादा नहीं आती, सब इक्वल कलेक्ट होते हैं, ठीक है। आई गेस सो बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर बाद आपको सब एग्जांपल फिर से एक मिनट बाद दे दूंगा। अच्छा, क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, अब जरा देखें, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर्स और ग्रुप्स एंड रैंडमली सिलेक्टिंग द एंटायर क्लस्टर टू इंक्लूड इन द सैंपल। इसमें जरा देखें होता क्या है। तस्वीर देख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, एक ये क्लस्टर, ये क्लस्टर, ये वाला क्लस्टर, ये वाला क्लस्टर। अच्छा, हमने सपोज करें कराची की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब कराची शहर है पूरा, तो आपने कराची को डिवीजन में बांट दिया, जैसे वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल। कराची के 5 डिवीजन हो गए, देखिए 6 डिवीजन। तो इन 6 डिवीजन में आपने क्या किया है कि आपने इन 6 डिवीजन, कराची को 6 डिवीजन से बांट दिया, और आपने कोई एक डिवीजन सेलेक्ट कर ली, यानी कि आप सपोज करें आपने वेस्ट सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपके पास सपोज करें ये 1 2 3 4 5 डिवीजन है, और उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर ली। ये डिफरेंट क्लस्टर्स हो गए आपके, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4, क्लस्टर 5, ठीक है। ये क्लस्टर्स जब आपको मिल गए तो आपने क्या किया, इनसे कोई एक क्लस्टर लिया और फिर इससे सैंपल साइज निकाल लिया। जैसे देखिए पॉपुलेशन थी, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, और आपने पूरी एक क्लस्टर को पकड़ लिया और एक क्लस्टर से अपना सैंपल निकाल लिया, तो दिस कॉल्ड द क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है ना। अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में और क्लस्टर सैंपलिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड में और क्लस्टर में डिफरेंस क्या है। अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी या नहीं हो रही है? हो रही है। हो रही है। नहीं हो तो मुझे यहीं स्पीकर में बता दिएगा, मैसेज करने से फ़ायदा नहीं होता, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ ना। हमारे पास जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग में डिफरेंस क्या है। अब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग अगर देखें तो आप यहाँ पर देखें, ये हमने ग्रुप्स बांटे हैं, ग्रुप 1 ये ब्लू, ग्रुप 1 रेड, देन पर्पल, देन येलो। इन ग्रुप से हमने क्या किया है कि येलो से कुछ ले लिया, रेड से कुछ ले लिया, ग्रीन से कुछ ले लिया और पर्पल से कुछ ले लिया, ठीक है। तो जब स्ट्रेटा बांटे हमने, तो उन हर स्ट्रेटा से इक्वल नंबर ऑफ रैंडमली हमने सैंपल कलेक्ट किया है। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में अलग कंडीशन होती है। क्लस्टर पे भी हम ग्रुप्स बांटते हैं, लेकिन उसमें करते क्या है कि हर क्लस्टर हर ग्रुप से नहीं लेते, बल्कि किसी एक पूरे ग्रुप को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में, तो इसे क्लियर रखिएगा।
स्ट्रेटिफाइड क्रॉस सेक्शन में अच्छी खासी यूज होती है, क्लस्टर यूज नहीं होती। क्लस्टर सैम्पलिंग दरअसल जब बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन हो, जैसे अगर कोई रिसर्च बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है कराची के अंदर, तब क्लस्टर यूज किया जाता है। अदरवाइज क्लस्टर मैंने तो नहीं देखा। स्ट्रेटिफाइड हाँ यूज हो रही होती है। ओके ठीक है, तो आई गेस तो समझ में आ गई होगी स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग ना। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, अच्छा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जितनी पिछले हमने पढ़ी अभी, सिंपल रैंडम, क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड, इन तीनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो मल्टी स्टेज होगी। मतलब इसमें स्टेजेस में सैम्पलिंग किया जाता है। मैं आपको समझाता हूँ देखिए। A complex sampling technique that involves multiple stages of sampling. कॉम्प्लेक्स सैम्पलिंग मतलब इसमें डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स एक साथ यूज हो रही हैं। तो वेयर द सबसेट्स ऑफ पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड एट ईच स्टेज। अच्छा देखिए हुआ क्या, स्टेप 1 देखें। स्टेप 1 में क्या हुआ कि डिफाइन पॉपुलेशन, हमने अपनी पॉपुलेशन डिफाइन की, सपोज करें कराची, मेरी पॉपुलेशन। अब कराची को हमने क्लस्टर्स बांट दिए, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड सेंट्रल, ये कराची के डिफरेंट जोन्स हैं, इसको हमने बांट दिया। बांटने के बाद हमने क्या किया कि हमने अब एक क्लस्टर नहीं लिया बल्कि 2-3 क्लस्टर सेलेक्ट कर लिए। स्टेप 3 रैंडमली सेलेक्ट क्लस्टर्स। अब हमने सपोज हमने कराची का वेस्ट ले लिया, ईस्ट ले लिया और सेंट्रल ले लिया, ठीक है। हमने 2-3 क्लस्टर्स एक साथ सेलेक्ट किए। जब 2-3 क्लस्टर्स एक साथ सेलेक्ट कर लिए और फिर उसको जो है क्या किया हमने, फिर रैंडमली सेलेक्ट यूनिट्स फ्रॉम विद इन द सेलेक्टेड क्लस्टर्स। जिन क्लस्टर्स को हमने सेलेक्ट किया है उनमें से हर एक से हम क्या करेंगे कि हम सैंपल लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो पहले देखिए ये कंबाइन है, इसमें सिंपल रैंडम भी शामिल है, इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग भी शामिल है और इसमें स्ट्रेटिफाइड भी शामिल है, ठीक है। तो पहले डिफाइन के पॉपुलेशन को फिर हमने स्ट्रेटा बनाया, स्ट्रेटा में क्लस्टर्स बांट दिए, फिर क्लस्टर से हमने रैंडम 3 क्लस्टर्स एक साथ सिलेक्ट किए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद क्या किया हमने, फिर 3-4 क्लस्टर्स जब क्लस्टर सेलेक्ट के लिए उन क्लस्टर्स में से 2-3 निकाल के फिर उनमें से हमने सैंपल्स इक्वली प्रॉपर निकाल दिया। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का है, खैर हम ये यूज़ नहीं करते, ये हायर रिसर्चेस के लिए यूज़ होती है। जब कोविड-19 में कोई रिसर्च हो रही है, सेंसस हो रहा हो, या फिर सपोज करें कि टीबी के हवाले से कोई जो हुकूमत प्रोग्राम चला रही होती है, तो बहुत बड़े जिसमें 1000, 2000, 3000 लोग शामिल होते हैं, लाखों लोग शामिल होते हैं, तो उसमें मल्टी स्टेज सैंपलिंग चलती है। खैर ये भी हमारे मतलब का नहीं है। हमारे मतलब का जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि सर्टिफाइड सैंपलिंग और सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, सिस्टमिक सैंपलिंग। हाँ ये भी यूज़ होता है। इसमें क्या होता है सिस्टमिक सैंपलिंग में, चार की सारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग चल रही है और इसमें 50-50% चांस है कि किसी भी इंडिविजुअल का आपके रिसर्च में शामिल होने के, ठीक है। यानी कि रैंडमली आप लोगों को शामिल करते हैं। Systemic sampling, selecting every nth number from a population after randomly selecting a starting point, where n is the predetermined interval. अच्छा इसका मतलब क्या है, सपोज करें आप किसी क्लिनिक में हैं और वहाँ से आप डेटा कलेक्ट करते हैं। अब वो क्लिनिक जो है आपकी सपोज करें डायबिटिक क्लिनिक है और वहाँ उस डायबिटिक क्लिनिक में रोजाना 100 पेशेंट्स आते हैं और आप वहाँ बैठे हुए हैं, हर पेशेंट से आपको इंटरव्यू करना है। लेकिन इसमें आप हर पेशेंट से इंटरव्यू नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, उसमें आप हर nth नंबर से इंटरव्यू करेंगे डिवाइडेड बाय रैंडमली सिलेक्टिंग इंटरवल बाय इंटरवल, एक इंटरवल से जुदा करके। और सपोज करने के पहला आपके पास क्या हुआ कि 100 पेशेंट्स आते हैं ना आपकी क्लिनिक में, तो जब पहले 2 पेशेंट्स हैं उनको आपने छोड़ दिया, तीसरे का इंटरव्यू ले लिया, फिर 2 को छोड़ दिया, फिर एक इंटरव्यू ले लिया, फिर 2 छोड़ा, फिर इंटरव्यू ले लिया। मतलब आपका जो यहाँ पर nth नंबर है वो होगा 3, यानी कि हर तीसरे बंदे का आपने इंटरव्यू लेना है। तो उसके लिए 2 आया, आपने इसका इंटरव्यू ले लिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है क्या हुआ कि आपने फिर 2 छोड़े, फिर तीसरे का इंटरव्यू ले लिया, फिर 2 छोड़े, फिर तीसरे का इंटरव्यू ले लिया। तो ये ज़्यादा रिलायबल मेथड होता है। देखिए यहाँ पर 9 लोग थे, हमने 2 छोड़े, फिर तीसरे का लिया, फिर 2 छोड़े, फिर तीसरे का लिया, फिर 2 छोड़े, फिर तीसरे का लिया। इससे क्या होता है कि आपके सैंपल जो है बहुत अच्छा मिलता है। तो इसमें आप कोई भी बायसनेस शो नहीं करते, अपनी मर्जी शो नहीं करते, बल्कि आप एक सिस्टमिक पैटर्न के साथ जो है सैंपल कलेक्ट करते हो, ठीक है। अच्छा सिस्टमिक सैम्पलिंग के लिए अब ये भी है कि अगर आप तो प्रॉब्लम है, अगर आप nth नंबर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको 3 के बाद लेना चाहिए, 4 के बाद लेना चाहिए या 5 के बाद लेना चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना रैंडम नंबर टेबल्स आते हैं, आप उसको यूज़ कर लीजिए। जैसे कि व्हाट इज द सैम्पलिंग फ्रैक्शन, यूजिंग द बिलो रैंडम नंबर टेबल एंड द सैम्पलिंग फ्रैक्शन, व्हाट वुड बी द फर्स्ट हाउसहोल्ड सैंपल, हाउ अबाउट द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा देखें अब यहाँ पर होता है क्या है कि इससे नंबर्स हैं, तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर 76 सॉरी यहाँ पर 76 है, तो आपने क्या किया कि पहले आपने क्या किया कि 76 नंबर का इंटरव्यू ले लिया। यानी कि सपोज करें कि आपके पास 100 लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो ये पहले से आपने नंबर डिटरमाइन कर लेना है कि आपने 76 का इंटरव्यू लेना है, फिर 48 का इंटरव्यू लेना है, फिर 23 का इंटरव्यू लेना है।
52 का लेना है, 69 का लेना है, 59 का लेना है, ठीक है, 19 का लेना है, 37 का लेना है, 25, 54, 68, 4 का लेना है, 90 का लेना है, 98 का लेना है। समझ में आ गई बात? तो आप ये टेबल निकाल लें और इस टेबल को निकालने के बाद आप रैंडम जो है आप सपोज करें इस टेबल के शुरू के 4 कॉलम यूज़ कर लें और फिर उससे जो है आप समझ नहीं आ रहा, फिर डायबिटिक क्लिनिक में लोग आए जा रहे हैं, आपने 2 लोग छोड़े, तीसरे कर लिया, फिर 2 लोग छोड़े, फिर छठे कर लिया, फिर 2 लोग छोड़े, फिर नवे कर लिया, फिर 2 लोग छोड़े, फिर 12वें कर लिया। तो इस तरह से भी ये कहलाती है सिस्टमिक सैंपलिंग, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हम आ गए हैं अपने नॉन प्रोबेबिलिटी पे। इसमें क्या होता है कि अब रैंडम आप सेलेक्ट नहीं करते, इसमें से आप पहले से आपने कुछ फीचर्स डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मुझे इसी आदमी से सैंपल लेना है, अगर मुझे ऐसा आदमी मिला जो मेरे रिसर्च के मुताबिक बैठता होगा तो मैं सैंपल लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। तो देखें इसके कैसे हो सकता है। कोटा, तो पहले कहते हैं कोटा सैंपलिंग, अ नॉन रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, नॉन रैंडम है यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप है। इसमें क्या होता है, अ नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक वेयर द रिसर्चर सेट्स कोटास to ensure that the sample includes a specific number of individuals from a different subgroup of the population. Now देखें जरा क्या होता है इसमें। हम कर रहे क्या है कि हमने ये सपोज करें ये पॉपुलेशन थी, अब हमने पहले से ही ये कर लिया था कि मुझे अब जो सैंपल कलेक्ट करना है वो लाजमन 50 से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन उनकी एज जो होगी वो 50 से अबव होगी। 50 से अबव एज से कम हुआ तो मैं सैंपल कलेक्ट नहीं करूँगा, तो मैंने पहले से डिटरमाइन कर लिया। अब जितनी बड़ी पॉपुलेशन हो, अगर उसमें से 50 प्लस लोग अगर 100 भी हैं तो मैं सिर्फ 100 लूँगा, अगर 200 हैं तो 200 को ले लूँगा और 300 को ले लूँगा। मतलब जितने भी 50 प्लस लोग होंगे मैं उनका सैंपल कलेक्ट करूँगा, अदरवाइज बाकियों का नहीं करूँगा। तो ये इज व्हाट कॉल्ड द कोटा। इसमें आप पहले से भी डिटरमाइन कर लेते हैं कि मुझे इन लोगों का सैंपल करना है। सपोज अच्छा सर एज बढ़ा के आप एथनिसिटी पे जा सकते हैं, ठीक है, आप डिफरेंट सेक्स पे जा सकते हैं, कास्ट पे जा सकते हैं कि मैंने सिर्फ पंजाबियों का लेना है, ठीक है, मैंने सिर्फ जो है महाजरों का लेना है, मैंने सिर्फ बलोचों का लेना है, ठीक है, मैंने समझ में आ गई बात। या इसके अलावा आप रंग पे जा सकते हैं कि मैंने सिर्फ सपोज करना कोई स्किन प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ या स्किन के हवाले से कोई रिसर्च हो रही है आपकी, तो आपने सिर्फ ऐसे लोगों को लेना जिनके चेहरे पे सिर्फ एक्ने हो, यानी कि जिनके चेहरे पे एक्ने होगी मैं उनको उठाऊंगा, बाकियों को नहीं उठाऊंगा, ठीक है। या फिर अगर इसके अलावा भी जो भी आपका है, जैसे ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, हाइपरटेंशन के वाले सब रिसर्च कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे भाई जिनको सिर्फ हाइपरटेंशन होगी मैं उन्हीं को ही लूंगा, बाकी डायबिटीज वाले इधर वाले मैं उन सबको छोड़ दूँगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल द कोटा सैंपलिंग। तो ये पहले से फिर डिटरमाइंड होता है कि आपने अपने पॉपुलेशन से किन लोगों को उठाना है, ठीक है। हाँ, स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अ सैंपल टेक्निक वेयर इनिशियल पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड and then they refer or recruit additional participants who meet the criteria for the study. Suppose करें अब आपने कोई आप ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिनका जिनका जो सैंपल मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे चर्चियों, आप नशे पे कोई रिसर्च कर रहे हैं, जैसे बीट, चर्च से या शराब वगैरह हैं, इस तरह की जो भी है ना, तो आइस, तो ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल होते हैं, इनको आप ढूंढ नहीं पाएंगे आराम से, ठीक है। तो आप करेंगे कि एक चर्ची को पकड़ लेंगे, आपने उस चर्ची को पकड़ा, अच्छा इनको जो है ना इनकी पूरी कम्युनिटी होती है, तो आपने एक चर्ची को पकड़ा और उससे कहा कि भाई तुम मुझे इंटरव्यू दो, तो वो दे देगा आपको इंटरव्यू। अब आप उससे कहेंगे भाई मुझे और चर्चियों के पास लेके चलो, मुझे नहीं मिल रहे लोग। अब वो क्या करेगा, अपने अपने पास से मजीद जो चर्ची होंगे उनके पास ले जाएगा। जैसे ये चर्ची था, इसने अपने चर्ची के पास ले गया, फिर चर्ची के पास ले गया, आपने सबका इंटरव्यू किया, फिर उनसे आप कहेंगे भाई मुझे मजीद चर्ची चाहिए, तो वो जो है फिर आपको मजीद चर्चियों से मुलाकात करवा देगा। तो ये कहलाती है स्नोबॉल सैंपलिंग, जिसमें आपको सैंपल मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। सो मीटिंग में ऐसे लोगों का मिलना मुश्किल होता है, तो आप क्या करते हैं कि लोगों से पूछ के इन लोगों तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो मीडिया पर्सन्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे होते हैं, खैर हमारे रिसर्च में बहुत कम है, लेकिन स्नोबॉल सैंपलिंग में ये होता है कि जिसका सैंपल मिलना जब मुश्किल होता है स्नोबॉल सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग, ठीक है। जजमेंट सैंपलिंग क्या होती सर है जी? सर स्नोबॉल में सैंपल मिलना मुश्किल होता है या उनसे सैंपल मतलब उनसे जो है ना क्वेश्चनिंग करना मुश्किल होता है? सर मैं ये कंफ्यूज हो रही हूँ, इसमें क्लियर कर नहीं दें। नहीं नहीं, क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं उनसे, ये बात की बात है, सैंपल मिलना मुश्किल है। सपोज करें आप जैसे खुद एक लड़की हैं और आप घर में बैठी हुई हैं या हॉस्पिटल जाती हैं, तो आप कैसे जज करेंगी कि सामने वाला शराबी है या फिर वो चर्च पीता है? वो भी तो हट्टा कट्टा सामने वाला, आप कैसे ढूंढेंगे? आपको पूछना पड़ेगा उससे। सपोज करें आपको एक मिल गया,
आपने पूछा आपको 1 मिल गया, ठीक है। जब 1 मिल गया तो अब मज़ीद जब आप सैंपल तलाश करने जाएँगे तो फिर मसला होगा, क्योंकि लोग बताएँगे नहीं आपको कि मैं चर्सी हूँ या मैं शराबी हूँ। एक मरतबा आपको पता चल गया कि ये चर्सी है, शराबी, तो उससे आप चीज़ों को गलवा लेंगे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कोई चर्सी या शराबी है तो उसको पता होगा कि मेरे साथ चर्स और शराब कौन-कौन पीता है। तो वो दोस्तों के साथ बैठता होगा या कुछ करता होगा, तो उससे पूछ के आप उन लोगों तक पहुँचेगा। समझ में आ रही बात? इट इज़ जस्ट लाइक अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। जैसे पुलिस ने एक चोर को पकड़ा, उसको सही से पूछा, उसने बताया कि अपने लोगों को बताओ तुमने कहाँ का डकैती की, वो सबका नाम उगल देता है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड समहाउ इट इज़ कॉल्ड द वो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो भी एक स्नोबॉल मेथड होता है, जो पूछ-पूछ के पहुँचते हैं लोगों तक। समझ में आ रही बात? तो सैंपल एक बार आपको सैंपल मिल गया तो उससे आप क्वेश्चंस तो कर लेंगे, वो बात की बात है। मसला है कि सैंपल मिल तो जाए, सैंपल मिल जाए तो फिर वो स्नोबॉल में आता है, ठीक है? आई गेस क्लियर कर दिया मैंने? यस सर। ओके। अच्छा, अब हम आते हैं अपने जजमेंट सैंपलिंग, ठीक है? और कन्वीनियंस सैंपलिंग। पहले कन्वीनियंस देख लेते हैं। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होती है? A non-random sampling technique where participants are selected based on their availability and proximity to the researcher, often resulting in a convenient or easily accessible sample. इसमें होता क्या है कि जो भी रिसर्चर होता है वो उन सैंपल्स को कलेक्ट करता है जो उसको इजीली अप्रोचेबल है, ठीक है। आप सपोज कर रहे हैं आपका सैंपल आप रिसर्च कर रहे हैं अपने कराची के अंदर और आपका सैंपल साइज जो है वो 1000 है, मतलब आपके 1000 लोगों का इंटरव्यू लेना है, तो आप पूरे कराची नहीं जा रहे, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ क्योंकि मैं जिना में हूँ तो जिना मुझसे करीब है और मुझे पता है कि जिना के अंदर ऑलरेडी जो है बहुत सारे पेशेंट का आउटफ्लो होता है, तो मैं क्या करूँगा कि अपने इर्द गिर्द के जितने भी लोग होंगे ना उनसे बस सैंपल कलेक्ट करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। उनसे सैंपल कलेक्ट करूँगा और वो डेटा जो है वो मैं अपने उसमें डाल दूँगा साइनॉप्सिस के अंदर। तो ये कन्वीनिएंट होता है, यानी आसान होता है। मैं नहीं कह रहा है कि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, इसको करना चाहिए। बहुत सारे रिसर्चेस के अंदर ये काम चल भी जाता है, लेकिन बहुत से रिसर्चेस इसे रिजेक्ट कर देती हैं। फिर कन्वीनिएंट सैंपलिंग से होता क्या है कि डेटा सही नहीं मिल पाता, क्योंकि आपने किया क्या है कि आपने अपनी आसानी को देखते हुए, रिसर्चर ने अपनी आसानी को देखते हुए सिर्फ वो डेटा कलेक्ट कर लिया है, जो उसके इर्द-गिर्द मौजूद था, जो कि पूरे पॉपुलेशन को शो नहीं, मतलब पूरे पॉपुलेशन को वो शो नहीं करता, ज़ाहिर नहीं करता, ठीक है? तो कन्वीनिएंट सैंपलिंग में होता है कि रिसर्चर अपनी आराइश और आसानी के मुताबिक जो है वो सैंपल कलेक्ट करता है, ठीक है? हाँ, जजमेंट सैंपलिंग। अच्छा, जजमेंट सैंपलिंग में क्या होता है, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक वेयर द रिसर्चर सिलेक्ट्स पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, एक्सपर्टीज और जजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जजमेंट सैंपलिंग वो रिसर्चर कर सकता है जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, ऑलरेडी उसे बहुत नॉलेज हो, वो उस फील्ड में मास्टर हो, तो सिर्फ उससे ही अलाउ होता है कि वो जजमेंट सैंपलिंग कर सके। वो करता है क्या है कि प्री डिटरमाइंड उसके पास कोई भी डेटा नहीं होता, मतलब पहले से वो तैयारी नहीं करता, वो बस जाता है डेटा कलेक्ट करने और बस अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, अपने जजमेंट्स की बुनियाद पर सैंपल को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। उसे जो पसंद आता है वो उससे बोलता है, भाई तुम आ जाओ, मुझे तुम अच्छे लग रहे हो, तुम आ जाओ तो मुझे तुम अच्छे लग रहे हो, तुम आ जाओ तो मुझे अच्छे लग रहे हो। मतलब वो कुछ प्री डिफाइन नहीं करता, वो जाता है और अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर सिर्फ लोगों को ऐड करना शुरू कर देता है। तो फिलहाल जजमेंट सैंपलिंग हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो एक्सपर्ट होते हैं वो करते हैं। तो एक्सपर्ट होने की ज़रूरत उनके पहले से ऑलरेडी बहुत सारे पब्लिकेशंस होने चाहिए। फिर अगर वो जजमेंट सैंपलिंग करें तो उनको अलाउ किया जाता है, अदरवाइज़ जो न्यू रिसर्चर्स होते हैं उनको जजमेंट सैंपलिंग अलाउ नहीं की जाती और बहुत से रिसर्चेस के अंदर जजमेंटल सैंपलिंग जो है वो अलाउ होती भी नहीं है। जैसे जो अगर कोई साइकोटिक इश्यू हुआ ना, जैसे एंग्जायटी या डिप्रेशन, तो इसमें जजमेंट सैंपलिंग अलाउ है, क्योंकि अगर कोई साइकियाट्रिस्ट हुआ तो कि वो डॉक्टर है और वो एक्सपीरियंस है इस मामले के अंदर, कि उसे पता है कि मैं पेशेंट को देख के बता सकता हूँ कि ये एंग्जायटी का पेशेंट है या डिप्रेशन का पेशेंट है, उसके बात करने के अंदाज से, उसके हाथों की मूवमेंट्स, उसकी आंखों की मूवमेंट्स है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उसे अलाउ है कि वो जजमेंट सैंपलिंग कर सके। उसके बाद कोई पेशेंट आया, सपोज करो उसे एंग्जायटी के सिर्फ पेशेंट्स लेने, ठीक है, ऑक्सीजन क्लिनिक के पेशेंट्स आते जा रहे हैं, तो वो उन पेशेंट्स को लेगा जिसको समझ रहा है कि वो एंग्जायटी का पेशेंट है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए उसे अलाउ है कि वो जजमेंट सैंपलिंग कर सके या पर्पसिव सैंपलिंग भी कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम गए और हमने कहा कि भाई मुझे तो अच्छा लगा, तुम्हें एंग्जायटी है, मैं डायरेक्ट अपने बिना एक्सपीरियंस के साथ मैंने कहा तुम्हें एंग्जायटी है, तुम्हें रिसर्च में आ जाओ। मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है इस बात का, मैं साइकियाट्रिस्ट भी नहीं हूँ, तो मुझे अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो ये है जजमेंट सैंपलिंग में। तो कन्वीनियंस समझ में आ गया कि रिसर्चर अपने आसानी के तय पे यूज़ करता है और जजमेंट सैंपलिंग वो होती है जो कोई एक्सपर्ट यूज़ करता है अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, ठीक है। अच्छा, ये फिर से मतलब सैंपल साइज़ को रिपीट कर लेते हैं, ठीक है।
तो ताकि चीज़ें जो भी हैं क्लियर हो जाए। मुझे एक बार सवाल कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि ये सैंपल साइज़ कैलकुलेशन जो है आप ये सैंपल टेक्नीक जो है आप जितने लोगों की भी रिसर्च है उसमें आपने डालनी है कि आप कौन सी सैंपल टेक्नीक यूज़ करने जा रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी रिसर्च कर रहे हैं। तो ये स्लाइड में शेयर कर दूँगा, तो एक मर्तबा से भी कहीं से पढ़ लें अगर आपको तो मुझे जो लगता है जब तक मैंने रिसर्चेस पढ़ी हैं कौन कौन सी आप रैंडमली आप गए आवाज़ क्लियर है मेरी? सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। सर बार-बार ड्रॉप हो रही है आपकी आवाज़ बहुत अभी नहीं? ज़्यादा। जहाँ से अभी आपने तो हुई थी, टास्क लेकिन अब तो सही है ना? बोलना शुरू किया है वो रिपीट कर दो। कहाँ से रिपीट कर दूँ? जहाँ से स्टार्ट किया था कि अपनी अपनी रिसर्च के हवाले से सैम्पलिंग टेक्निक चूज करनी है और स्लाइड्स पढ़ लो, वहाँ से फिर से रिपीट कर दो। ठीक है। ओके, अच्छा मुझे बता दिया करें जब भी इंटरनेट पता नहीं क्यों मसला कर रहा था ज़्यादा, तो आप मुझे बता दिया करिए कि जब मेरी आवाज़ कट रही हो। है। तो मैं ये कह रहा था कि आप जो भी रिसर्चेज़ मैंने पढ़ी हैं, इसके हवाले से मैं बता दूँगा अभी थोड़ी देर बाद कि आपको कौन-कौन से रिसर्चेज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। मतलब ये रिसर्च टेक्निक आपकी रिसर्च के अंदर जो है वो फिट बैठ सकती है। ठीक है? चलिए देखते हैं। सिंपल अंडरस्टैंडिंग जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि भई इसमें इक्वल चांस होता है किसी पार्टिसिपेंट के शामिल होने का और ये रैंडमली आप पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और उससे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में आप ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स बनाने के बाद आप हर ग्रुप या हर स्ट्रैटा से इक्वल नंबर ऑफ सैंपल्स ले लेते हैं। ठीक है? रैंडमली। हाँ, क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है? क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि आप जो है पहले क्लस्टर्स बनाते हैं बड़े-बड़े ग्रुप्स के, जैसे कि जैसे मैंने आपको कराची की एग्जांपल दी थी कि उसके बहुत सारे ज़ोन्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और मिडल साउथ ईस्ट और सेंट्रल। तो उनमें से आप ज़ोन्स बना लें, उसमें से फिर कोई एक ज़ोन आप सेलेक्ट करके उनसे पूरा सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद आपने वेस्ट सेलेक्ट किया और वेस्ट से ही सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है? अच्छा, स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर सैंपलिंग में क्या फ़र्क है? स्ट्रैटिफाइड में भी ग्रुप्स बनते हैं और क्लस्टर में भी क्या होते हैं? ग्रुप्स या क्लस्टर्स बनते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड में फ़र्क ये है कि स्ट्रैटिफाइड में से आप हर ग्रुप से सैंपल कलेक्ट करते हैं, जबकि क्लस्टर में से आप पूरे के पूरे क्लस्टर्स ले लेते हैं, ठीक है? ये बात हो गई। मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज अ कॉम्प्लेक्स सैंपलिंग जिसमें आप तीनों यूज करते हैं, यानी कि सिंपल रैंडम भी, क्लस्टर भी और स्ट्रैटिफाइड भी। इसमें होता है क्या, पॉपुलेशन लिया आपने, उसमें आपने डिफरेंट क्लस्टर्स लिए, क्लस्टर्स लेने के बाद आपने उन क्लस्टर्स को रैंडमली सिलेक्ट किया और उन क्लस्टर्स रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद हर क्लस्टर से आपने क्या किया, सैंपल निकाल लिया। ठीक है, तो खैर ये हम यूज़ नहीं करने वाले, ये हाई लेवल के सिस्टम पे यूज़ होता है, इससे भी हमारा कोई कंसर्न भी नहीं, बस नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि मल्टी स्टेज सैंपलिंग में कोई चीज़ होती है जो आप होती है, मतलब मौजूद है। सिस्टमिक सैंपलिंग में क्या होता है भाई कि सपोज करें डायबिटिक क्लिनिक के अंदर है, उसके अंदर आपने क्या हर nth के बाद एक स्पेसिफिक इंटरवल पर आपने सैंपल कलेक्ट करना होता है। सपोज करें 2 छोड़ा फिर तीसरे को लिया, फिर 2 छोड़ा फिर तीसरे को लिया, फिर 2 छोड़ा फिर तीसरे को लिया, या फिर आप ये रैंडम नंबर टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको पहले से आप देख लें कि आपने इन नंबर का सैंपल लेना है, तो आपने 4 या 5 कॉलम सेलेक्ट कर लिए। 76 का सैंपल लेंगे, 48 का लेंगे, 33, 52 का लेंगे, 69, 59 का लेंगे, 19 का लेंगे, 37 का लेंगे, समझ में आ गई बात? तो ये भी एक तरीका है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से आप लगा सकते हैं कि nth नंबर डिसाइड कर लें कि मैंने हर 4 के बाद, हर 3 के बाद या हर 5 के बाद मुझे जो है सैंपल कलेक्ट करना है। ठीक है? अच्छा, कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, अब हमारे प्रोबेबिलिटी की तरफ, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सॉरी वो प्रोबेबिलिटी था और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड आप सोच के रखते हैं कि आपने जो है सैंपल किस बुनियाद पे कलेक्ट करना है। सपोज करें आपके पास +50 एज के सिर्फ लोग आप अपने सैंपल में कलेक्ट करेंगे तो वो कोटा सैंपलिंग कहलाती है। या फिर आप इसमें एक्सैक्ट, कास्ट, स्किन कलर, वेट, जो चाहे आप यूज़ चाहें, आप कोई भी वेरिएबल यूज़ करें, उस वेरिएबल की बुनियाद पर आप पहले से सोच के आते हैं कि भाई मुझे इसी बंदे का सैंपल कलेक्ट करना है, इसके अलावा मैं किसी का सैंपल कलेक्ट नहीं करूँगा। स्नोबॉल सैंपलिंग में आपको एग्जाम्पल दी कि चर्च और शराबियों की, तो ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल होता है, तो आप पूछ के लोगों तक जाते हैं और ऐसे लोगों को ढूंढ के तलाश करते हैं, तो इसको हम स्नोबॉल सैंपलिंग करते हैं। अच्छा, इसका स्नोबॉल सैंपलिंग इसलिए नाम है क्योंकि आपने देखा होगा कि स्नोबॉल हो, उसको आप एक बर्फ का गोला बनाएं और उसको ज़मीन पे जो है ऐसे छोड़ दें,
तो आप देखेंगे कि वो जब बर्फ का गोला ज़मीन के ऊपर रोल होगा तो वो अपने साइज़ को बड़ा करते जाएगा। वो ऐसे करते-करते बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसा आपने कार्टून्स में भी देखा होगा। या जब लैंड स्लाइडिंग होती है तो क्या होता है कि जब एक छोटा-सा बर्फ का टुकड़ा सिर्फ गिरता है और वो अपने साथ बहुत सारे बर्फ के टुकड़ों को गिराता है। उसका सिंपल ये है कि आपने एक पर्सन को पकड़ा तो वो एक छोटा बर्फ का टुकड़ा था। तो आपने उससे मालूमात हासिल की तो फिर आपका बर्फ का टुकड़ा बड़ा हो गया। फिर आपने क्या किया, मज़ीद लोगों से मालूमात हासिल की तो बर्फ का टुकड़ा बड़ा होता चला गया। तो इस तरह से होता है क्या है कि आप जितनी ज़्यादा लोगों से पूछते जाते हैं उतना ज़्यादा आपका स्नोबॉल जो है यानी कि जो बर्फ का गोला है वो बड़ा से बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, आपने कार्टून्स में देखा ही होगा ऑलरेडी, टॉम एंड जेरी वगैरह के अंदर ये स्नोबॉल एक देखा होगा आपने, वो रोल होता है, रोल होने के बाद वो जो है बड़े से बड़ा होते चला जाता है। नेक्स्ट, जजमेंट सैम्पलिंग मैंने बताया कि एक्सपर्ट के ऊपर होता है। जैसे मैंने साइकेट्रिक क्लिनिक की बताई, साइकेट्रिस्ट होगा तो वो एंजाइटी के पेशेंट को देख के बता देगा कि एंजाइटी का शिकार है, तो वो अपने रिसर्च के अंदर उसको देख के आइन कर लेगा कि भाई मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये एंजाइटी का मरीज़ है, मैं इसको अपने रिसर्च में लेता हूँ। लेकिन हम या आप नहीं ले सकेंगे क्योंकि हम साइकेट्रिस्ट नहीं हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ साइकेट्री में ऐसा होता है, हर फील्ड में ऐसा होता है, हर जगह। ठीक है, सिर्फ डॉक्टर सिम्टम्स देख के बता देगा कि ये पेशेंट किस चीज़ का पेशेंट है। ठीक है, तो वो एक्सपर्टीज़, उसके तजुर्बे और उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपीरियंस है। तो जजमेंटल सैम्पलिंग या जजमेंट सैम्पलिंग जो है वो हम नहीं कर सकते, वो एक्सपर्ट का काम होता है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग जो है वो ऐसी सैम्पलिंग होती है जिसके अंदर रिसर्चर जो है अपने कन्वीनियंस को देखता है और अपने इर्द गिर्द के सैंपल्स को जमा कर लेता है। लेकिन ये जो है इतनी ज़्यादा अच्छी सैम्पलिंग नहीं होती, नॉन रिलायबल है, इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब मैं आप लोगों को इस बात मुतवज्जा करता हूँ एक तरफ, ज़रा फिर से यहाँ पर देख लें कि आप लोगों को कौन-कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है। सबसे पहला आपने यही वाला यूज़ करना है, हमारा जो है सिंपल रैंडम, आपके रिसर्चर से बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग सेकंड नंबर पे, इसको आप लिख लें, सिंपल रैंडम स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, उसके बाद सिस्टमिक सैम्पलिंग तीसरे नंबर पे, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोटा नहीं, स्नोबॉल नहीं। कोटा शायद कुछ रिसर्चेस आपकी ऐसी हैं जैसे वो एक प्रेग्नेंट नहीं, प्रेग्नेंट छोड़ नहीं, कोटा भी देख के फिर भी कोटा फिर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने रिसर्चेस की नौयत देखते हुए देखेंगे कि कोटा मैं यूज़ करूँ या ना करूँ। बाकी स्नोबॉल नहीं, जजमेंट भी नहीं और कन्वीनियंस बिल्कुल भी नहीं। ये फिलहाल अभी आपकी मर्जी का नहीं। स्नोबॉल अगर कोई ऐसे लोगों पे कर रहे हैं, मतलब अगर आपकी रिसर्च ऐसी है कि लोगों का मिलना ही मुश्किल, तो फिर स्नोबॉल पे जाए। लेकिन मेरे ख्याल से मैं जितने भी अभी टॉपिक्स पढ़े हैं टाइटल, उसमें कोई स्नोबॉल वाली तो मुझे नहीं दिखी। बस ये 3-4 जो मैंने नाम लिए, इस पे आप काम करिएगा। कोटा पे शायद समव्हाट अगर ज़रूरत पड़े तब सिस्टमिक आप यूज़ करें, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी आपकी रिसर्चेस के अंदर। सिंपल रैंडम एंड स्ट्रैटिफाइड, ये 3 रिसर्चेस को आप ज़्यादा फोकस करेंगे, सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड एंड सिस्टमिक। ठीक है, बाकी आप इतना ज़्यादा मतलब इनसे बाकी सबों से इतना ज़्यादा मतलब आपको नहीं होगा चाहिए। ठीक है, अगर कोई सवाल अभी कर लें, अदरवाइज मैं आगे वाले टॉपिक पे स्विच कर जाऊँगा, सैंपल साइज कैलकुलेशन। कोई सवाल है? जी सर, आप स्ट्रेटिफाइड की कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूँ, अभी मैं आपको अपनी रिसर्च खोल के दिखाता हूँ। एक मिनट। नहीं, ये सारा कुछ स्किप करिए। आपको स्क्रीन दिख रही है वाइट वाली मेरी? इस आवाज़ से बताएं। Yes. स्पीकर ऑन कर, दिख रही है? ठीक। यहाँ पर हमने स्ट्रेटा बांटा हुआ है ना, ये देखें, ये हमारी रिसर्च थी। आपको फिर इसका वो देख लें टाइटल, प्रेवलेंस एंड अवेयरनेस ऑफ हाइपरटेंशन अमंग द पॉपुलेशन एज 19 to 30। ठीक है, 19 से 30 साल के दरम्यान में हम कर रहे थे, अवेयरनेस मालूम कर रहे थे और प्रेवलेंस हाइपरटेंशन की 19 से 30 विद रिस्पेक्ट टू द एसोसिएटेड फैक्टर्स पर्टेनिंग टू देयर लाइफस्टाइल, मतलब उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उसको मिलाते हुए उनकी प्रेवलेंस और अवेयरनेस चेक करते हैं हाइपरटेंशन के हवाले से। फिर ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिसर्च थी, तो इसमें हमने आपको डायरेक्ट ले जाता हूँ अपने अच्छा पहले देख लें स्टेप्स। हमने इंट्रोडक्शन लिखा, साइनोप्सिस लिखी हुई है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा, फिर हमने रैशनल लिखा, इसका ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए, ऑपरेशनल डेफिनेशंस लिखी जो कि हमारे पास मौजूद थी। उसके बाद यहाँ पर देखते जाए मटेरियल मेथड्स पे आ गए।
फिर हमने स्टडी डिज़ाइन बताया। स्टडी डिज़ाइन हमारा जो है वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी था, सिंपल। स्टडी सेटिंग क्या थी, हम कहाँ डेटा कलेक्ट कर रहे थे। स्टडी सेटिंग वो होती है जहाँ डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। द स्टडी विल बी कंडक्टेड इन जिन्नस एंड मेडिकल यूनिवर्सिटी in collaboration with tertiary hospitals like JPMC, NICVD and NICH। ये 3 हॉस्पिटल्स के अंदर हमने डेटा कलेक्ट किया। सैंपल साइज को भी छोड़ें, सैम्पलिंग टेक्निक देखें। इसमें हमने सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज़ की है, नॉन प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम। ये वही है स्ट्रेटिफाइड रैंडम जो नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप होती है, तभी हम पढ़ रहे थे स्ट्रेटिफाइड रैंडम। ठीक है, हमने क्या किया है, द स्टडी सैंपल विल बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू एज स्ट्रेटम। तो हमने अपने स्टडी सैंपल को एज स्ट्रेटम के मुताबिक 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। जैसे ग्रुप ए था जिसमें 19 से 22 साल के लोग थे, तरह ग्रुप बी था जिसमें 23 से 26 साल के लोग थे, और ग्रुप सी था जिसमें से 27 से 30 साल के लोग थे। तुम्हें पता क्या है, जब हमने डेटा कलेक्ट किया था तो हमने एक स्पेसिफिक नंबर बांध दिया था कि हम ग्रुप ए से सपोज करें 50 पेशेंट्स लेंगे, 50 पार्टिसिपेंट्स को डालेंगे, ग्रुप बी से 50 पार्टिसिपेंट्स का लेंगे, और ग्रुप सी से जो है वो 50 पार्टिसिपेंट्स का लेंगे। हमने यहाँ पर एज यूज़ की है, आप यहाँ पर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें वेट यानी कि उनका जो वजन है वो यूज़ कर सकते हैं, आप उनका कास्ट यूज़ कर सकते हैं, उनकी कास्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आप शहर यूज़ कर सकते हैं, स्किन कलर यूज़ कर, स्किन कलर नहीं, या ऐसे भी स्किन कलर में ऐसा हो सकता है कि वाइट, ब्लैक एंड नॉर्मल इंटरमीडिएट टाइप स्किन कलर, ये भी हो सकता है अगर आप स्किन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हाइट यूज़ कर सकते हैं, ये 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट की हाइट, डिपेंडिंग ऑन योर मतलब रिसर्च कैपेसिटी की टाइप कैसी है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटा होता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि ना हमने क्या किया था, 19 से 30 साल के लोग लिए थे, तो हमने इनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया। ठीक है, ये स्ट्रेटा 1, स्ट्रेटा 2, स्ट्रेटा 3। ठीक है ना, अब ज़रा मैं आपको ले जाता हूँ, आगे समझ में आ गया होगा, क्लियर है? यस सर। ठीक, नाउ चलते हैं। अब हमारी स्लाइड जो है सैंपल साइज कैलकुलेशन। अब हमने ये सीख लिया है कि सैम्पलिंग टेक्निक जब हमने डिसाइड कर ली, तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमें कितने लोगों का सैंपल लेना है, कितने लोगों से इंटरव्यू करना है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सैंपल साइज कैलकुलेशन। वैसे ये फॉर्मूला है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज़ होता है, सैंपल साइज 1 + z² + t1 वगैरह। ये खैर मैंने आज तक खुद भी यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाल दिया। असल में इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर है जिसको भी आपको मैं सिखाऊंगा कि वहाँ से आप किस तरह से सैंपल साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं ओपनएपी के ऊपर। ओपनएपी सॉफ्टवेयर है जो इस सैंपल साइज कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और यही स्टैंडर्ड है। आप इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं करना, यही सॉफ्टवेयर आप यूज़ करना है। मैं ओपनएपी ऑलरेडी ओपन करके रखा है। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके पास पेज खुल जाएगा, इंटरफेस इसका। ओपनएपी ओपन करने के बाद आपने करना क्या है कि जाना है अपने मेरे माउस के कर्सर को देखते जाएं, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आना है सैंपल साइज। ठीक है, सैंपल साइज पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शन वाला पार्ट है, क्योंकि आप सारे क्रॉस सेक्शनल कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर देखिए और भी हैं, जैसे कोहेट, आरसीटी वगैरह भी है, तो इसको प्रोपोर्शन यूज होता है आपके क्रॉस सेक्शनल के लिए। आपने प्रोपोर्शन पे क्लिक किया, जैसे आपने प्रोपोर्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास एक दूसरा विंडो खुल जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये विंडो खुल गया आपके पास। जैसे विंडो खुलेगा तो ये यूज होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी के लिए। आप जाएंगे एंटर के ऊपर, आपके पास ये एक बार आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको देखते जाए मैं क्या कर रहा हूँ। इस बार में आपके पास ये है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज से मुराद ये है कि आप जिस जगह पे स्टडी कर रहे हैं उसकी पॉपुलेशन तादाद कितनी। जैसे कराची में करने से कराची की आबादी यदि सपोज करेंगे 2.5 करोड़, तो यहाँ पर आप 2.5 करोड़ लिखेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन साइज यहाँ 2.5 करोड़ है। एंटीसिपेटेड फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है, मैं थोड़ी देर में आपको अभी बताता हूँ, थोड़ी देर बाद। पहले आप यहाँ देखिए पॉपुलेशन साइज, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ लार्ज लीव एज 1 मिलियन। अगर 1 मिलियन से ज़्यादा है पॉपुलेशन, ठीक है, 10 लाख, मतलब जहाँ पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं जिस जगह पे भी, वो सिर्फ कराची में कर रहे हो, कराची की आबादी अगर 10 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आपने 10 लाख से ज़्यादा की अमाउंट यहाँ पर पुट नहीं करनी है, आपने इसको 10 लाख पे ही छोड़ देना है। देखिए लिखा है इफ लार्ज लीव एज 1 मिलियन, आपने 1 मिलियन पे ही छोड़ देना है। ठीक है, एंटीसिपेटेड फ्रीक्वेंसी ये क्या होती है, ये फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो पहले मौजूद थी। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ पबमेड के ऊपर। सपोज करें आपकी रिसर्च सिंपल जो है वो डायबिटीज़ पे है। ठीक है, जो भी रिसर्च आप कर रहे हैं, आपने डायबिटीज़ पे रिसर्च आपने सर्च किया। ठीक है,
सर्च करने के बाद जो है आपने कोई भी एक जो भी आपकी रिसर्च है उससे मुतल्लिक आपने एक जो है वो खोल लिया रिसर्च पेपर, ठीक है, इसको खोला और डायरेक्ट जो है सॉरी बहुत टाइम ले रहा है। अच्छा, ये रिसर्च पेपर मेरा खुल गया, ठीक है। याद रखिए कि मैंने ये रैंडमली खोला, आपने रैंडमली नहीं खोलना। या तो आपने अपने पेरेंट रिसर्च पेपर को खोल लेना है या उस रिसर्च पेपर को खोलना है जो आपके टॉपिक से बहुत ज़्यादा मुशाबियत रखता हो, यानी कि जिस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड पहले कोई रिसर्च हुई भी हो या फिर कुछ सेम टू सेम समवॉट सेम हो। मैं नहीं कह रहा 100% सेम होगी, 30-40% सेम में तो आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप नीचे आएंगे, सीधा आएंगे रिजल्ट्स पे, रिजल्ट्स पे ये रिजल्ट्स सॉरी मैंने किसी और टाइप की रिसर्च को आपको अपने इसके दिखाता हूँ, अंदर से दिखाता हूँ। अच्छा, इस रिसर्च में मैं पर आवाज़ क्लियर है मेरी? हेलो, यस सर। अच्छा ज़रा ये रिसर्च देखिए, ये मैंने रिसर्च पेपर खोला है और इसके रिजल्ट में आया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये किसी भी टाइप की रिसर्च थी, इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि आपका जो पेरेंट रिसर्च पेपर होगा उससे आपने ये चीज़ निकालनी है। क्या निकालनी है? आउट ऑफ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखें, वन ऑफ द 120 पेशेंट्स सैंपल फॉर द सर्वे यू हैव रिकॉर्ड कंप्लीट इंटरव्यू अमंग लिविंग 108 वगैरह वगैरह, आपने सिर्फ परसेंटेज देख लेना है, ठीक है। जैसे सपोज करिए मुझे परसेंटेज मिल रहा है 44%, ठीक है। सपोज करें वैसे बहुत सारे परसेंटेजेस हैं, लेकिन अब ये बहुत सारे परसेंटेजेस मैं इसका मीन परसेंटेज निकाल लूँगा। अगर बहुत सारी परसेंटेज मिलेंगी तो आप मीन परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी कि सबको जमा करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, मीन निकालना होता होगा आपको। लेकिन सब बट मुझे अभी मीन नहीं निकालना है, मैं डायरेक्ट वाली परसेंटेज निकालना, ठीक है। रिजल्ट से आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है या परसेंटेज निकालना है। और जैसे यहाँ 44 है तो अपने आप ओपन आपकी ऐप पे आएँ और ऐप पे आने के बाद यहाँ पर जो मैंने एंटीसिपेटेड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर आप 44 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? इन केस सपोज करें अगर आपके पास ये चीज़ नहीं मिल रही है तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ अननोन यूज 50%। अगर आपके पेरेंट रिसर्च पेपर पे फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी हुई या आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या फ्रीक्वेंसी लेनी चाहिए तो कोई इशू नहीं है, आप उस 50% पे छोड़ दें। इन केस अगर मिल जाता है आपको तो वेल एंड गुड, आप वही जो अगर मिल गया है तो वो आप जो भी आपको मिला है वो आप डाल दें। तो यहाँ पर कैलकुलेट पे क्लिक कर दें। जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे बस रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास सैंपल साइज क्या आया है, 379, ठीक है। कितना आया? 379 आया। तो अगर आप बाकी ये कॉन्फिडेंस लिमिट और जो डिज़ाइन इफेक्ट है इसको वैसे ही छोड़ दें, इससे आपको कोई कंसर्न नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल टर्म्स है। तो अगर आप इसको मजीद अगर कम जो भी है, सपोज करिए 18 है आपके पास वैकेंसी, आप इसको 18 डाला, कैलकुलेट कर दिया, नंबर से आपको 27 हो गया। तो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास रिजल्ट आया है तो आपने करना क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ से करें और जो बट डॉक्यूमेंट जहाँ पर आप अपनी रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर आए और यहाँ पर पेस्ट करें, ठीक है। जो भी है आपका रिसर्च का वो फॉर्म, जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा स्टडी सेटिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सैंपल साइज जो कलेक्ट किया हुआ था ये रहा। तो यहाँ पर हमने गलती की भी थी कि हमने जो ना इस तरह से किया हुआ था, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आई थी।
जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ये उल्टा सीधा यहाँ पर ना 400 +- 10 वगैरह वगैरह, हमारा सैंपल साइज जो आया था वो 380 आया हुआ था, हमने इस फॉर्मूले के जरिए जो वो कैलकुलेट किया था, लेकिन और मैंने यूज़ भी नहीं किया था उस वक्त, कि मेरी बहुत पहले की रिसर्च की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त खैर ये बात नहीं कि रिजेक्ट हो गया, इसकी आरबी भी मिल गई थी हमें, लेकिन फिर भी अब जो स्टैंडर्ड तरीका है वो यही है कि ओपन एपी का यूज़ करें और इस तरह से सीधा आके कॉपी पेस्ट मार दें, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं। तो हमने आगे बात कोई चीज़ क्लियर नहीं तो मुझसे पूछना है, फिर से रिपीट करके दिखा दूंगा आपको। सर एक दफा फिर से रिपीट समराइज करके रिपीट। हाँ, मैं समराइज कर देता हूँ। आप सपोज करें आप आ गए अपने ओपन एपी ऐप के ऊपर, ठीक है, ये ओपन एपी है, ओपन एपी ऐप के ऊपर आए आप, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आपके पास जो लेफ्ट पे कॉलम दिख रहा है, यहाँ पर सैंपल साइज दिखा हुआ है, मेरे माउस के कर्सर को चेक करें, सैंपल साइज पे आप आए, उस पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करें प्रोपोर्शन के ऊपर। प्रोपोर्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आप इंटर पे आए, इंटर पे आने के बाद आपके पास दो कॉलम्स है, अपने दो कॉलम को फिल करना है। पहला है पॉपुलेशन साइज का, पॉपुलेशन साइज जितने के जहाँ पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। अगर आप कराची में करने जा रहे हो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ तक की पॉपुलेशन है, ये तो ज़्यादा, लेट्स सपोज 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है। लेकिन होता क्या है कि देखिए क्या लिखा हुआ है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, उन्हें 10 लाख को देना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना। इन केस अगर आपके पास कोई ऐसा जगह 10 लाख नहीं, आपने क्या किया, पिक्चर साइज जो होती है वो आपने यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर 10 लाख से कम है तो आप 10 लाख से कम जो वैल्यू आ रही है छोड़ दें, ठीक है। एंटीसिपेटेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने आपको बताया कि आप अपने पेरेंट रिसर्च पेपर को खोलेंगे तो वहाँ पर रिजल्ट्स में एक फ्रीक्वेंसी लिखी हुई आती है कि पहले की स्टडीज़ के अंदर हमें ये चीज़ मिली, तो वो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होती है। इनकेस अगर आपको अननोन है, नहीं मिल रही, तो आप 50% के ऊपर छोड़ दें, ठीक है, उसे आप नहीं इंपोर्ट करें, बाकी सब चीज़ों को वैसे रहने जैसी है। आप जैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करेंगे और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका सैंपल साइज क्या आया, ये आया 383, ये पहला वाला सेट देखिए, बाकी छोड़ दें 383। आप क्या करना है, आपने यहाँ से लेके पूरा इसे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट जहाँ पर अपनी आप सनासुस लिख रहे हैं हमारे कॉपी पेस्ट कर दें। तो ये सैंपल साइज आपका सीधे सीधा आ जाएगा और इसी फॉर्म में ही आप रख देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और करनी है आपने, मैं आपको बताना भूल गया कि जब सैंपल साइज ले लेते हैं तो अगर आपने सब, ये देखिए ये आ रही है फ्रीक्वेंसी, ये 50% आ रही है ना, जो हमने अभी चेंज नहीं की थी। अगर ये 50% है तो आप कोई भी रेफरेंस नहीं देंगे, ठीक है। अगर ये 50% से कम है, आपने किसी रिसर्च पेपर से उठाया है, तो आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपने आके अपना रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने यहाँ पर एंड नोट लगाएं और इसे इंसर्ट कर दें, या यहाँ पर जो भी एंड नोट आएगा यहाँ पर अपने आप के साइटेशन करें, मतलब यहाँ पर इससे रेफरेंसिंग करें और यहाँ पर 1 2 लगा के 1 लगा के जो भी है इससे रेफरेंसिंग इसकी कर दें, ठीक है। अगर आप किसी पेपर से आपने ये लिया है तो, अदरवाइज नहीं लिया है तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है? प्लीज सारे हैंड रेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, क्लियर सबको? हाँ, अब हम चलते हैं अपने फाइनल पार्ट पे और वो है क्वेश्चनर डिजाइनिंग, ठीक है। अब ये कैसे डिजाइन करते हैं, ये मेन पार्ट होता है रिसर्च का। आपने सैम्पलिंग टेक्निक ले ली, आपने सैंपल साइज कैलकुलेट कर लिया है, अब आपने क्वेश्चनर डिजाइन करना है। क्वेश्चनर किस तरह डिजाइन करना है, क्वेश्चनर क्या होता है भाई इस क्वेश्चनर में वो सवाल होते हैं जो आपने अपने उन लोगों से करने होते हैं जिनसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, आपको सिखाऊंगा कि आपने इसको क्रिएट कैसे करना है। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चनर शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, मतलब जो क्वेश्चनर होगा वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा और मखसूस क्लियरली डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं वो मुकम्मल उसको डिफाइन करता हो। एंड इंश्योर दैट द क्वेश्चनर इज डिजाइन टू गैदर इन्फॉर्मेशन, आप उस क्वेश्चनर का इस्तेमाल सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए करते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। आप इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, मतलब पूरा पॉइंट रहेंगे, बिल्कुल आगे पीछे से क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है।
structured and logical format. Organize the question in logical and structured manner. Start with introductory questions, यानी कि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसकी पूरा एक तरीका होगा। उसमें क्या है कि पहले आप इंट्रोडक्शन लेंगे, उस बंदे का उसका नाम पूछेंगे, उसकी एज पूछेंगे, उसकी क्वालिफिकेशन, मैरिड है या अनमैरिड, ये सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा किस तरह से होगा, ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस टू सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉलोड बाय मेन रिसर्च क्वेश्चंस। फिर जैसे आपने उसका बायोग्राफिकल डेटा लिया थोड़ा बहुत, ठीक है, देन उसका जो है आपने अपने मेन रिसर्च क्वेश्चन पे आ जाना है। आप जिस सवाल से रिसर्च कर रहे हो सवाल से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। अच्छा, उसके बाद कीप इट कंसाइज एंड यूजर फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा आसान हो और लोगों, अगर आप खुद इंटरव्यू ले रहे हैं तो भी आराम से इंटरव्यू ले सकें। और अगर आपने सपोज करें कि आपने गूगल फॉर्म बना के इसे सर्कुलेट कर दिया जगह जगह पर, तब भी वो आसानी से फिल करने के काबिल, मतलब जो पढ़ रहा है उसे वो आसानी से उसे फिल कर सके। आसान क्वेश्चन होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इजी वर्डिंग्स के अंदर, हाई ग्रेड की इंग्लिश यूज़ ना हो, आसान इंग्लिश यूज़ की गई हो या उर्दू में आपने बनाया, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर द क्वेश्चन इज कंसाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द रिस्पोंडेंट्स। यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड जार्गन और टेक्निकल टर्म्स व्हेनेवर पॉसिबल। टेक्निकल टर्म्स मुराद है कि आपके मेडिसिन जो आपके जो मेडिकल टर्म्स उसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे डिप्लोपिया, मायोपिया, हेट्रोमायोपिया, ये मेडिकल टर्म्स है, ये आम लोग नहीं जानते होंगे। इवन कि वो शॉर्ट साइटेडनेस भी नहीं जानते होंगे, लॉन्ग साइटेडनेस भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपने या तो अपने क्वेश्चन को उर्दू में डिज़ाइन कर लेना है, पहले तो आप इंग्लिश में डिज़ाइन करेंगे, फिर उसको आप ट्रांसलेट उर्दू में कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप सपोज करें कि शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस है तो उसका उर्दू में इसका यूज़ करेंगे कि आपको करीब के नज़र का मसला है, आपको दूर के नज़र का मसला है, इस तरह से, ठीक है। या अगर आपको कैटरेक्ट की बीमारी है तो आपको मोतिया हुआ है, आई गेस मोतिया ग्लूकोमा को बोलते हैं, लेकिन खैर, तो आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चनर के अंदर जो एकदम यूज़र फ्रेंडली हो, आराम से कोई भी उसे पढ़े तो उसे समझ ले। अब हम चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी देख लें कि यूज़ द क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। अच्छा, ये हो गया। कीप द क्वेश्चन लेंथ रीजनेबल। अच्छा, क्वेश्चन जो हो ना बहुत ज़्यादा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करें 20, 15, 25। बहुत ज़्यादा करेंगे ना तो क्या होता है कि जो जिससे आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो बोर हो जाता है, और जब वो बोर होता है तो फिर वो सवाल के जवाब नहीं देता, ठीक है, और फिर वो उल्टे पुल्टे सवाल देता है। तो क्वेश्चन को कम से कम कंसाइज रखें, कॉम्प्रहेंसिव रखें, आसान रखें, ताकि जो भी जिससे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो और आपको आराम से डेटा कलेक्ट करके दे सकें, ठीक है। अच्छा, लेट्स कम टुवर्ड्स दी रिसर्च पेपर्स। जैसे सपोज करें मैंने एक रिसर्च पेपर खोला है, अब आपने क्वेश्चन है जमा कहाँ से करना है, कलेक्ट कहाँ से करना है, ठीक है। मैं अपने रिसर्च पेपर पर आता हूँ। अब सपोज करें ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमने सिनॉप्सिस से क्लिक रखी है। तो ये सिनॉप्सिस जब हमने लिखी है तो अब आप सपोज करें सिनॉप्सिस लिख दिया, आपने क्वेश्चनर बनाना है, तो आप वो कैसे बनाएंगे? तो इसका बहुत सिंपल हल होता है, आपको बताता हूँ। जो रिसर्च पेपर आपने रेफरेंसिंग के लिए यूज़ की हुई है, ये इतने रिसर्च पेपर रेफरेंसिंग के लिए यूज़ किए हुए हैं, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो अपने पेरेंट रिसर्च पेपर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? इसको लिया, ठीक है, कॉपी किया, मैं पबमेड पे चलता हूँ और पबमेड पे जाने के बाद मैंने वो यहाँ कॉपी पेस्ट किया, सर्च करता हूँ, मेरे पास कोई रिजल्ट आएगा लाजमी, ठीक है। मैं इस सर्च पेपर को खोलूँगा, मैं इसे इस सर्च पेपर को जब खोलूँगा तो याद रखिएगा भाई कि किसी भी रिसर्च पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन जो है वो मौजूद नहीं होता, ठीक है, आपको उसमें से निकालना पड़ता है। कैसे, वो हम देखेंगे कैसे। सपोज करें इसका टॉपिक क्या है, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट, रिजल्ट्स ऑफ अ न्यू नेशनल सर्वे ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन मैनेजमेंट का टॉपिक है, तो हम जाते हैं इसके ग्राफ्स और टेबल्स के ऊपर। हम ग्राफ्स और टेबल्स पे जाएंगे और हमें देखेंगे ऐसे पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अवेयर, ट्रीटेड, कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो अवेयर या ट्रीटेड आया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन उन्हें आपको यहाँ से क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा कि हमने क्वेश्चन कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं। अब फाइल पे जहाँ मैं अपना काम कर रहा था, अब यहाँ पर मैं शुरू करूँगा अपने क्वेश्चन को लिखना। कैसे लिखूंगा देखो,
सबसे पहले क्वेश्चन जब आप लिख रहे होंगे तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं इससे पहले आप बायोडाटा लेंगे, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, सबसे पहले आप ये पूछेंगे आपका नाम क्या है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा बोलते हैं सबसे पहले आप बायोडाटा लेंगे उसका। कहेंगे कि मैरिड है अनमैरिड, जो भी आपका रिसर्च की टाइप है आप उसके हिसाब से अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। मैरिड या अनमैरिड है, ठीक है, या आर यू मैरिड और अनमैरिड। प्रॉपर क्वेश्चन बनाएंगे इसके अंदर आप कि आर यू मैरिड, ठीक है ना। वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ रहते हैं, वेयर आर यू लिविंग, आप रहते कहाँ पर, आप कहाँ रह रहे हैं या कहाँ रहते हैं, ठीक है। जब सपोज करें आपने सारा बायोडाटा ले लिया, बायोडाटा में करना क्या होता है, नाम पूछना है, अगर शादीशुदा है शादीशुदा नहीं, एज क्या है, किस इलाके में रहता है, ठीक है, और इससे पहले आपको कोई बीमारी थी या नहीं थी। इस तरह के क्वेश्चन पूछने के बाद आप क्या करेंगे, अपने आप रिसर्च पेपर पर आएंगे और यहाँ से अपने मेन क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, ठीक है। कहाँ गया मैं, यहाँ पर था, ये रिसर्च पेपर मेरे पास है अवेयर। तो जैसे हाइपरटेंशन की रिजल्ट थी, हाइपरटेंशन का रिसर्च पेपर था, तो इसका मतलब अवेयर जहाँ पे टेबल पे लिखा मतलब ये होगा कि आर यू अवेयर ऑफ हाइपरटेंशन। तो इस पर पूछा गया है कि क्या आपको हाइपरटेंशन से मुताल्लिक कोई मालूमात है। तो ये पहला क्वेश्चन बना आपका, आर यू अवेयर ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को परफॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रीटेड, तो उससे हम पूछेंगे इफ यस, अगर हाँ उसे मालूमात होगी, तो हैव यू ट्रीटेड, क्या आपने इसका इलाज करवाया है, क्या आपने इलाज किया है, ठीक है। हैव यू गॉट एनी ट्रीटमेंट, ठीक है, हैव यू गॉट एनी ट्रीटमेंट, आपने वहाँ पर जाए गूगल पे। अच्छा, क्वेश्चन है कंट्रोल और कंट्रोल, मेरा क्या करेंगे, सर आवाज क्लियर नहीं है। और उसका जो है आप लेंगे आपको हेलो, सर आवाज क्लियर नहीं थी, फिर से रिपीट कर दो। हेलो, देखें आवाज क्लियर है मेरी, अब सही है। अब सही है? नहीं आए तो बता दिएगा प्लीज। क्लियर नहीं है अभी भी। सर आपकी आवाज में बीच में बाबा जो बताएगा अपना माइक ऑन करके कम कहा तक सर स्टिल आवाज क्लियर नहीं है।
हेलो। हेलो, अब आवाज़ क्लियर है? देखें। ये सब सही है। जी clear। देखें अब क्लियर है? हेलो, क्लियर है, क्लियर है। सॉरी फॉर दैट, आज ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, आप ज़रा यहाँ देखें, क्वेश्चंस डिज़ाइन के वाले से बता रहा था। तो आपने जब भी क्वेश्चन डिज़ाइन करना है तो आप याद रखिए किसी भी रिसर्च पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन जो है वो नहीं मिलेंगे, आपको उसके टेबल्स खोलने पड़ेंगे और टेबल खोलने के बाद आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इस टेबल में उसने क्या सवाल किया। जैसे देखिए यहाँ पर अवेयर है, तो उसने आपको पूछा होगा आर यू अवेयर ऑफ हाइपरटेंशन, देन हैव यू गॉट ट्रीटमेंट और नॉट, उसने ट्रीटमेंट हासिल की या नहीं की, या इवन ये कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है या नहीं। अब वो कंट्रोल होने से मुतल्लिक आप उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ और टेबल्स हैं। तो यहाँ पर देखें एक टेबल आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि हार्ट अटैक के उस आप उससे पूछेंगे कि आपको भी हार्ट अटैक आया था, हैव यू गॉट एनी हार्ट अटैक इन पास्ट, स्ट्रोक, हैव यू गॉट एनी स्ट्रोक इन योर पास्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, हैव यू एनी ब्लॉकेज इन योर एनी वेसल, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस समझ में नहीं आएगा तो आप उससे ब्लॉकेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एनलार्ज्ड हार्ट, फेलियर ऑफ द किडनीज, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये टेबल जो है ना आपको क्वेश्चंस के वजह से आइडिया दे रहे होते हैं। बहुत ही कम रिसर्चेज ऐसी होती हैं कि जिनमें क्वेश्चन होता हो। जैसे यहाँ पर देखिए एक टेबल और उन्होंने दिखाया हुआ है, इट वाज टाइम फॉर रूटीन हेल्थ केयर विजिट माय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आई वाजंट फीलिंग वेल। देखिए पूरा क्वेश्चन लिखा है हुआ है कि हैव यू फील वेल और नॉट, तो उसने कहा है कि आई वाजंट फीलिंग वेल, आई हैड माय ब्लड प्रेशर टेकन समवेयर एंड इट वाज हाई, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन क्या होगा, then I went to the emergency department for the medical care for something other than high blood pressure। तो याद रखिएगा जो भी रिसर्चेज आप कर रहे हैं तो उसमें आपने अपने पेरेंट रिसर्च पेपर से या फिर जो आपने रेफरेंसेस डाले हैं उनको खोलें, उनके टेबल्स को सेलेक्ट करें। उनके टेबल को देखने के बाद वहाँ से आपको ईजी रिसर्च क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा कि उसने क्या क्वेश्चन किया होगा। जैसे यहाँ पर एक रिसर्च, यहाँ देखिए ये रिसर्च पेपर है, ठीक है। देखिए होंगे इस हाई ब्लड प्रेशर के क्या हुआ होगा कि उसने ब्लड प्रेशर चेक किया होगा। तो चेक करने के बाद ब्लड प्रेशर अगर हाई आया होगा तो वो उसने हाई में लिख दिया, और लो आया होगा तो लो में लिख दिया, ठीक है। एक्सरसाइज, थिंकिंग, वरिंग स्ट्रेस, तो उससे ये क्वेश्चन क्या होगा कि आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको परेशानी तो नहीं होती, स्ट्रेस में तो नहीं रहते। अच्छा, तो फिर ये भी एक अवेयरनेस के हवाले से पूछा जा रहा है कि बताएं कि हाइपरटेंशन जो विजेस और विजेस की वजह से तो नहीं होती, यानी कि भूत प्रेत और नज़र लग जाने से या फिर जादू के जो हो जाने से रिसर्च मतलब हाइपरटेंशन तो नहीं होती। जैसे इट इज़ कॉज बाय फूड पॉइजनिंग, जब फूड पॉइजनिंग से तो हाइपरटेंशन नहीं होती, जिससे इट इज़ कॉज बाय जूजू रिमोट एनीमिया अटैक, ठीक है। तो फिर उससे पूछा गया होगा कि बताएं कि कोई मतलब कोई अगर आपके ऊपर हमला करते तो उससे हाइपरटेंशन तो नहीं होता, ठीक है। कैन बी कॉज बाय सर्टेन ड्रग्स, तो क्या किसी ड्रग्स की वजह से हाइपरटेंशन होता है। तो दरअसल वो अवेयरनेस मालूम करना चाह रहे थे, उनसे मालूमात ले रहे थे कि हाइपरटेंशन की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, लोगों के क्या पर्सपेक्टिव है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे थे और उन्होंने उसको टेबल के अंदर इस तरह से दिखा दिया है, ठीक है। फिर उन्हें सिम्टम्स का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपको हेडेक होता है, आपको रेस्टलेसनेस फील होती है या नहीं, आपको सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी पल्सेशन मतलब आपको माथे में दर्द होता है या नहीं होता, ठीक है। आपको ज़्यादा गर्मी तो नहीं लगती, सिम्टम लेस आपको कोई सिम्टम आता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मज़ीद देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं
तो एक अच्छा रिसर्च पेपर था, इसमें अच्छे खासे उन्होंने सवाल किए हुए थे। अब एटीट्यूड या लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस के हवाले से भी कुछ सवाल हुए हैं। टेक ड्रग्स, अब उसने पूछ रहे हैं आप अपने हैबिट्स बताएं, क्या आप ड्रग्स लेते हैं, क्लिनिक जाते हैं रेगुलरली? अच्छा, आप ड्रग्स उस वक्त लेते हैं जब आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं? अच्छा, आप कोई अल्टरनेटिव थेरेपी भी लेते हैं इसके अलावा? अच्छा, आपके टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं, नहीं घर में जो नमक आता है वो यूज़ करते हैं? आप कॉन्डिमेंट्स यूज़ करते हैं कुकिंग के अंदर? आपके वेजिटेबल ज़्यादा लेते हैं? आपके ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं? ठीक है, आपका वेट लॉस हुआ या नहीं हुआ? ये ईजिली बता रहा हूँ, अपने क्वेश्चन का डिज़ाइन जब आप करेंगे तो आप कहाँ से आइडिया ले सकते हैं, अपने जो भी आपका पेरेंट रिसर्च पेपर है या जो जो रेफरेंसेस आप जिन जिन आर्टिकल से दिए उनको खोलें, उनके टेबल्स को खोलें और उनको टेबल्स को पढ़ना शुरू कर दें। तो उनके टेबल्स को पढ़ेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा आपको क्या क्या क्वेश्चन ऐड करने चाहिए अपनी रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे ज़रा बताएं। ठीक है, हैंड रेस कर दें या थंब बना दें ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप लोगों को समझ में आ गई बातें। समझ में आ गई ये बातें सारी? सर कितने क्वेश्चंस होने चाहिए क्वेश्चन में? हाँ, क्वेश्चन में इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कितने क्वेश्चन होने चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन दी वॉल्यूम ऑफ योर रिसर्च, कि आप किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। और हाँ, हमें कैसे पूछिए। पता चलेगा कि जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं वो मतलब रेलेवेंट है, मतलब वो हमें सही आंसर्स दिलवाएंगे जिसको हम दे रहे हैं, हमारे जो जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं जिन बंदों पे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो रेलेवेंट हैं, कोई इधर उधर की बात तो हमने नहीं लिखी हुई, इधर उधर तो नहीं बिल्कुल, डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तभी तभी मैंने कहा इट डिपेंड्स ऑन योर पेरेंट रिसर्च पेपर। मतलब आप जो आपका पेरेंट रिसर्च पेपर है आप उसको एक मतलब तरीके से पढ़ें, पढ़ने के बाद उनके टेबल्स को चेक करें। तो जो जो क्वेश्चंस उन्होंने लिए हुए हैं, उन टेबल्स में जो जो क्वेश्चंस किए गए हैं आप उन्हीं को लें। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो पेपर पब्लिश्ड है, इसका मतलब वो रेलिवेंट क्वेश्चंस उसमें यूज़ किए गए होंगे। तो ये दलील है इस बात की कि आप सही क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप रेफरेंसिंग पे जाएँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे और क्वेश्चंस ऐड करने चाहिए, मुझे ये कम लग रहा है, मेरे रिसर्च के मुताबिक ये क्वेश्चंस नहीं अच्छे हैं, मुझे और ज़्यादा करना है, तो आप दूसरे रिसर्च पेपर्स तलाश करें, उनमें से क्वेश्चंस निकालें। समझ में आ गई बात? आपको बता रहा हूँ कि बायोग्राफिक जो आपका बायो डेटा होता है या बायोग्राफिक डेटा होता है, उसके 7 या 8 क्वेश्चन शुरू के होते हैं और उसमें एज़ सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सारी ले लें। आप ज़्यादा नाम पूछ लें, उनकी एज पूछ लें और मैरिड या अनमैरिड पूछ लें बस। और ज़्यादा पूछने की कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या नहीं, उनको कोई और बीमारियाँ हैं या नहीं। उसके बाद आप डायरेक्ट अपने रिसर्च के ऊपर आ जाएँ। ठीक है, सपोज़ करें अगर आप प्रेगनेंसी से मुतल्लिक कोई रिसर्च मालूम कर रहे हैं तो उसमें आप पूछेंगे कि आप पहली मरतबा प्रेग्नेंट हुई हैं, इससे पहले आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है, सिजेरियंस कितने हुए हैं, नॉर्मल कितने हुए हैं, एसपीडी कितनी हुई है, ठीक है। तो इसके अलावा आपने सीओसीपी यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपने यूज़ किए थे या नहीं किए थे। अच्छा, आपकी शादी को कितने अर्सा हो चुका है। फिर उसके मुताल्लिक मज़ीद आप क्वेश्चंस करें कि आपके जो पहला बच्चा हुआ था, ठीक है, तो वो नॉर्मल था या सिजेरियन था। फिर आपको पोस्टमार्टम हेमरेज हुई थी या नहीं हुई थी, आपको कितने लीटर ब्लड चढ़ा था, आपको प्रेगनेंसी के दरमियान में डायबिटीज़ हुआ था या नहीं हुआ था, आपको हाइपरटेंशन हुआ या नहीं हुआ था, ठीक है। आपको कोई ट्रॉमा तो नहीं लगा था, आप स्मोकिंग तो नहीं करती थी, आपका बच्चा और नॉर्मल से पैदा नहीं हुआ था, मरते साथ तो नहीं मर पैदा होते साथ ही तो नहीं मर गया था, पैदा होने से पहले तो नहीं मर गया था। तो बेतहाशा क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो भी रिसर्च आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आइडिया सीधा-सीधा अपने पेरेंट रिसर्च पेपर या डिफरेंट रिसर्च पेपर्स के टेबल से जाके ले लें और वहाँ से आप क्वेश्चंस बना लें। तो ईज़िली आप अपना, मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 से 30 क्वेश्चंस अपने रिसर्च पेपर के आप रखें। अगर आपको लग रहा है कि रिसर्च बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें 25 से 30 रखें। अगर छोटी रिसर्च है, सैंपल साइज़ छोटा है, आपका वॉल्यूम भी रिसर्च का कम है, जैसे एक लड़की अभी ईसीजी और समव्हाट कुछ इस तरह की बात कर रही थी मुझसे मैसेज पे, उसने अभी कोई कंपैरेटिव स्टडी करनी थी ईसीजी पे और एक टेक्निक उसने बताई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसके उसके रिसर्च उसके पेपर्स जो क्वेश्चन होगा वो बहुत कम होगा। मतलब बामुश्किल मेरे ख्याल से 15 या 16 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। इसके अलावा एक लड़की थी, उसने मिनॉक्सिडिल और रोज़मेरी के ऊपर कंपैरेटिव स्टडी करनी थी। तो उसके भी क्वेश्चंस जो होंगे बामुश्किल 15 या 16 होंगे। ये ऐसी रिसर्चेज़ हैं जिसके अंदर क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है? अब जैसे आपको मैं रिसर्च दिखाता हूँ एक, जैसे कि हमारी एक रिसर्च थी, ये वाली, सॉरी ये वाली रिसर्च थी।
इसमें इस रिसर्च के अंदर में पता क्या करना था, ये था कि क्या लिखा हुआ है, एसोसिएशन बिटवीन एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप्स एंड रिस्क ऑफ वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। तो इसमें जो है ना हमारा ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क था। हमें करना क्या था कि इसमें से ना लोगों के ब्लड सैंपल्स लेने थे और उसको लेबोरेटरी में देना था और उससे जो है कोगुलेशन प्रोफाइल चेक करनी थी और उनकी एक सिंपल थोड़ी सी हिस्ट्री लेनी थी। हिस्ट्री भी वो भी मतलब उनसे फाइल्स लेने थे और फाइल लेके उस फाइल से हिस्ट्री निकालनी थी और जो है उनका ब्लड सैंपल जो लैब भेजना था। तो उसमें बहुत मुश्किल 20 क्वेश्चन हमारे बने थे आई गेस। सो मुझे याद नहीं आ रहा कितने बने थे, लेकिन 20 क्वेश्चन मेरे पास अगर वो तो मैं आपको दिखाऊँ, अगर मेरे पास 1 मिनट में दिखाता हूँ, अगर मेरे पास मुझे मिल जाए इसके क्वेश्चन बने 18 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो अब मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम करूँ, ये देखें क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, जेंडर क्या है, हाउ लॉन्ग हैव यू डायग्नोज फॉर डायबिटीज, ठीक है, 1 से 5 साल, 6 से 10 साल, डू यू स्मोक, ठीक है, इफ यस हाउ मेनी टाइम्स अ डे। देखना किस तरह से हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है और ये हमने खुद से नहीं बनाया, हमने सब रिसर्च पेपर से उठाया हुआ है। हैव यू undergone any surgical process that might have been a manifestation of complication of diabetes, do you have any known comorbidities, ठीक है, कैंसर वगैरह वगैरह, do you take any anti diabetic medication, how long does it take वगैरह वगैरह, how what is your blood group, ये चेक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पूछते गए, ये देखें एंड देन बस जो है ये ब्लड, आखिर में हमारा एक क्वेश्चन बनाया हुआ हमने ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल का, इसमें एपीटीटी, पीटी, डी डायमर्स ऑफ फैक्टर 8, और ये पेशेंट हमें नहीं बताएगा, ये उनकी पेशेंट की ब्लड प्रोफाइल बताएगी, यानी कि जब उसके ब्लड टेस्ट हम भेजेंगे और लैब से जो रिपोर्ट आएगी वो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये चीज़ आएंगी, फिर इसको हम जो अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में लेके जाएंगे। समझ आ रही बात? तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी रिसर्च क्या है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता आपने कितनी रिसर्च करनी है। अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन पे जाएं तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ये करना है क्या है, क्लियर और स्पेसिफिक हो, आगे पीछे की बात ना हो रही हो, अपने टॉपिक से बिल्कुल आप रेलेवेंट क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल हो, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वाइज हो, यानी कि पहले आपने बायोडाटा लिया, फिर आपने अपने रिसर्च में वाले क्वेश्चन किए, फिर कीप इट कंसाइज एंड यूजर फ्रेंडली, यानी कि आसानी से कोई भी रिसर्च पेपर को फिल कर सकता हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, 50-60 क्वेश्चन नहीं भरने, वरना जो इंटरव्यूअर है जो आपको इंटरव्यू दे रहा है वो तंग आ जाएगा, बोर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने आपको दिखाया कि अभी कितने 18 क्वेश्चंस थे, आपने करना है तो 20 से 30, इससे ऊपर नहीं जाएं, 40-50 तक ना जाए, वरना आपको डेटा कलेक्ट करना प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने ज़्यादा, जैसे मेरी एक रिसर्च थी उसमें आपको दिखा रहा हूँ, उसमें कितने क्वेश्चन हमने भर दिए थे, उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला था हमारा, ठीक है, ये हमने पूरा क्वेश्चन डिज़ाइन किया हुआ इसका, ये देखें। तो इसकी जो क्वेश्चन की तादाद थी इतनी ज़्यादा है और हमें तकरीबन एक इंटरव्यू लेने में 15 से 10 मिनट लग जाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। 21 ये इस रिसर्च क्वेश्चन का एक पार्ट था। अब दूसरे इसमें देखिए कितने क्वेश्चन है, 21। एक दूसरे पार्ट में हमने इसमें 20-21 और भी भरे हुए थे, तो कुल मिला के वो 40-45 तक चला गया था, जो कि हमें बहुत प्रॉब्लम दे रहा था। तो उससे ये नहीं होता कि आपके रिसर्च में, यानी कि ऐसा नहीं कि पब्लिकेशन में कोई मसला होगा, पब्लिकेशन से कोई मसला नहीं। मसला है कि सैंपल जब आप कलेक्ट कर रहे होंगे तो उसमें कितनी ज़्यादा आपको आसानियाँ होंगी, डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो आई होप सो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ क्लियर है, हैंड रेस कर दें या थंब बना दें बस। हेलो। और सर क्या क्वेश्चनर से पहले हम कंसेंट लेंगे? जी जी, वो कंसेंट कल आपको हम बताएंगे कंसेंट फॉर्म क्या होता है। कंसेंट फॉर्म एक होता है, वो फिल करना पड़ता है पेशेंट इसके को। साथ अलग से होते हैं? जी फिर से पूछिएगा। वो क्वेश्चनर के साथ नहीं होता, वो अलग से होते हैं क्या? क्योंकि जो हमारे नहीं पास नहीं, गूगल क्वेश्चन के डॉक्स साथ नहीं, क्वेश्चन के साथ अटैच होता है, अटैच होता है, फ्रंट पेज पे ही होता है उसका। मजीद कीजिए क्वेश्चन, अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया तो प्लीज कुछ पूछ रहा था। वेबिनार है ये 10 दिन का है, तो एंड कब हो रहा है?
मतलब क्योंकि हमने गैप भी लिया है, तो लास्ट डेट कब है? 27 आई गेस जून पड़ेगा हमारे लिए, 27 ऑफ जून। और इसमें मतलब पूरी रिसर्च तो हो नहीं सकती, तो सिनॉप्सिस कंप्लीट होगा? जी जी, सिनॉप्सिस ही कंप्लीट होगा। पूरी रिसर्च आप 6 महीने थोड़ी ना पढ़ाएंगे आपको, मिटा के तो कंप्लीट होने में तकरीबन 6-7 महीने लग जाएंगे आपको करते करते। सिनॉप्सिस कंप्लीट करके आपको तरीका बता देंगे आगे आपने करना क्या है, फिर आपसे आप पूछते रहिएगा जो जो चीज़ें आपको पूछनी होंगी। मजीद कोई क्वेश्चन? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। सैंपल साइज कैलकुलेशन रिपीट कर सकते हैं? सैंपल साइज कैलकुलेशन रिपीट कर दो। अच्छा, आप जैसे ही ओपन एपी पर आएंगे तो देखें सैंपल साइज कैलकुलेशन देख लें, आपको मेरे से दिख रहा होगा विंडो। ये आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगी इसकी आराम से, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। जब आप सैंपल साइज कैलकुलेशन पर आएंगे तो ये लेफ्ट बार है आपका, इस लेफ्ट बार पर आएँ, ठीक है, और सैंपल साइज के ऊपर क्लिक करें और ये जो प्रोपोर्शन है इसके ऊपर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी इस तरह की, ठीक है, ये इस तरह की नई विंडो खुल जाएगी। ये विंडो खुलेगी तो आप आए इंटर के ऊपर, इंटर पे आने के बाद अपना पॉपुलेशन साइज जो है वो इसमें डेटा इनपुट करें। अगर आपका पॉपुलेशन साइज जो है अगर 1 मिलियन है तो 1 मिलियन से अगर ऊपर है, ज़्यादा है तो 1 मिलियन ही रहने दें, उससे ऊपर ना लिखें, ठीक है। अगर 1 मिलियन से कम है तो फिर आप डालें। सपोज करें मेरे पास अभी जो है 1 मिलियन नहीं है, मेरा सैंपल साइज 50,000 का है, ठीक है। और ये चीज़ जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्रीक्वेंसी जो है आपको अपने पेरेंट रिसर्च पेपर के रिजल्ट से मिल जाएगी। इन केस अगर वो नहीं मिलती है तो इसको आप जैसा है वैसे ही छोड़ दें, कोई इशू की बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो आप कैलकुलेट करें, या आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस रिजल्ट के आने के बाद आपने करना क्या है कि यहाँ से लेके ऊपर तक, ठीक है, यहाँ से लेके ऊपर तक जो है आपने इसको कॉपी करना है और अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट पे आके इसको जो है कॉपी पेस्ट कर देना है। तो जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें कॉपी पेस्ट कर दें और इस तरह से आपके पास सिनॉप्सिस आ जाएगी, या आपका सैंपल साइज कैलकुलेट हो जाएगा। इन केस अगर आपने यहाँ पर ये जो डेटा एंट्री वाला पॉइंट है, अगर यहाँ पर आपने 50 की जगह कोई और यूनिट रखी है, सपोज करें आपने कोई रिसर्च पेपर खोला, ठीक है, सपोज ये मैंने रिसर्च पेपर खोला हुआ है, सही है, और इसके रिजल्ट पे मैं जाता हूँ। अब मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है, ये रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट पे जाएं आपको मिल जाएगा आराम से। रिजल्ट जाने के बाद आपको एक फ्रीक्वेंसी मिल रही है, सपोज के यहाँ पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, 44% फार्मर्स, 28% ये वो, तो इसका आप एक मीन निकाल लें। मीन निकालने के बाद आप क्या करें, सपोज करें उसका मीन जो है 44 आया था, इन सब का मीन 44 आया, तो आपने करना क्या है कि यहाँ पर आएँ और अपने यहाँ पर जो है 50 की जगह 44 लिख दें, 44 लिखें और उसको कैलकुलेट कर लें। अब जो आपके पास सैंपल साइज आया है इसको आपने वैसे ही जो है यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद देन जो है इसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर दें, एंड देन ये वाला जो हिस्सा है 44% वाला, यहाँ पर इसको साइट करें, ठीक है। इसकी यहाँ पे साइटेशन देनी पड़ेगी आपको, यहाँ पर साइट कर दें, क्योंकि जिस भी रिसर्च पेपर से आपने लिया है उसकी रेफरेंसिंग यहाँ पर कर दें, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज अगर आपने 50% लिया है तो फिर आपको साइट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। एनी क्वेश्चंस? मजीद कोई क्वेश्चन? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि क्योंकि अभी एमडीसी भी खुली है और डॉ भी खुला है, उसके अलावा जो जिना के भी बच्चे हैं, हम तमाम लोगों से, क्योंकि कल के बाद परसों यानी कि सैटरडे से हम आपको SPSS पढ़ाएंगे, ठीक है। SPSS यानी कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किस तरह की जाती है वो पढ़ाएंगे। तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा SPSS के नाम से। तो वो SPSS के लिए आपको वो गूगल से नहीं मिलने वाला, आप वहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकेंगे, आपको जाना पड़ेगा अपने IT डिपार्टमेंट के अंदर। अगर डॉ है तो वहाँ के IT डिपार्टमेंट में चले जाएँ आप, जिना है तो वहाँ के IT डिपार्टमेंट में, अगर KMDC है तो वहाँ के IT डिपार्टमेंट के पास जाएँ और उनसे कहें कि मुझे SPSS
यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करके दे दें, या तो उनके पास आप USB ले जाएं या अपना ले जाएं लैपटॉप अगर है तो उस USB में या सिस्टम में जाके उनसे SPSS सॉफ्टवेयर ले लें और अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसके बगैर वो आप सीखना आपके लिए फजूल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? SPSS डाउनलोड या इंस्टॉल करवा लें अपने यूनिवर्सिटी के IT डिपार्टमेंट से, आपको डायरेक्ट गूगल से ये नहीं मिलेगा। ठीक है, चलें, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है ऑफ कर रहे हैं। मैं अभी ग्रुप पे भी एक मैसेज कर दूंगा ताकि आप लोगों को बात क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़। आज आपने 5 हेडिंग्स जी बताई थी ना, क्या करके लाना है वो बता दो। क्या करके लाना है? क्या मतलब कल क्या करके लाना है? नहीं, मेरा मतलब कल आपने कहा था ना कि 5 हेडिंग्स हो जानी चाहिए, तो उससे आगे का पूछ रहे हैं। मतलब कल अच्छा हाँ, आगे आगे आपने, हाँ ये आप ये कर लें, अपनी सैम्पलिंग टेक्निक डिसाइड कर लें, सैंपल साइज कैलकुलेशन यानी कि सैंपल साइज जो कैलकुलेशन है वो कर लें। ठीक है, और हो सके तो क्वेश्चन डिजाइन कर लें अगर हो सके तो, अदरवाइज वो आप अगले दिन भी कर सकते हैं। लेकिन ये दो काम तो कर लें आप, सैम्पलिंग टेक्निक डिसाइड करें और सैंपल साइज कैलकुलेट करके अपने सिनॉप्सिस के अंदर अटैच करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।